Now, let's start with structure of atoms. Let's start with structure of atoms. सबको वीडियो विजिबल है? कुछ लोग बोल रहे हैं कांट सी मी, बट आई कैन सी, मतलब आई कैन सी माई सेल्फ। यहाँ पे मैंने मोबाइल साइड में ही रखा है एंड आई कैन सी माई सेल्फ। तो एम आई विजिबल टू एवरीवन? ओके, तो ठीक है। अभी कोई भी ऐसा नहीं है ना जिसको मैं नहीं दिख रहा हूँ? ठीक है, तो चलो स्ट्रक्चर ऑफ आइटम्स। और स्ट्रक्चर ऑफ आइटम्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो हम लोग पढ़ने वाले कि एटम कैसे दिखता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम्स में हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो एटम कैसे दिखता है। इवन आई एम यूजिंग माई फोन एंड आई कैन सी माई सेल्फ, मतलब मैं लैपटॉप पे मीटिंग ले रहा हूँ और बाजू में फोन पे तुम लोगों के चैट्स रीड कर रहा हूँ, तो मैं तुम लोगों को कंफर्टेबली देख पा रहा हूँ। ठीक है, मतलब सॉरी, मैं खुद को कंफर्टेबली देख पा रहा हूँ मेरे मोबाइल पे। ठीक है, तो आई डोंट नो। ठीक है, अगर किसी को फिर भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं एक बार वीडियो ऑफ कर देता हूँ। ओके, वीडियो ऑफ करके मैं वापस एक बार ऑन कर रहा हूँ, सो दैट बाकियों को जिनको नहीं दिख रहा था उनको शायद से मैं दिखने लग जाऊँ। ठीक है, ओके, तो चलो गाइस, होपफुली मैं सबको दिख रहा रहूंगा। ठीक है, होपफुली मैं सबको दिख रहा रहूंगा अच्छे से। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में लोग पढ़ने के वाले। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में लोग पढ़ने वाले व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम एग्जैक्टली कैसे दिखता है। तो इसकी अगर तुम लोगों को किसी ने डेफिनेशन पूछी, यूजुअली डेफिनेशन पूछते नहीं है, बट अगर किसी ने तुम लोगों को डिफाइन करने के लिए बोला कि डिफाइन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि हम लोग इसमें क्या पढ़ते हैं, फिर इस चैप्टर की डेफिनेशन बताओ, तो व्हाट वी विल से? इट इज अ इट इज अ branch of chemistry. It is a branch of chemistry which deals with which deals with study of structure of an atom. ठीक है, which deals with study of structure of an atom. ठीक है, now अब देखो, मैं तुम लोगों को दो स्ट्रक्चर्स बताने वाला हूँ जो तुम लोगों को जो तुम लोगों को टीवी में दिखे रहेंगे। ठीक है, उनमें से तुम लोगों को कौन सा करेक्ट लग रहा है वो मुझे बताना है। ठीक है, तो देखते हैं कौन करेक्ट गैस मार पा रहा है। तुम लोगों को टीवी में आज तक एटम का स्ट्रक्चर दो फॉर्म में दिखा होगा। एक तो ऐसा कुछ, एक बीच में प्रोटॉन और उसके आजू बाजू में रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट। ठीक है, ये ऐसे कुछ अलग अलग ऑर्बिट्स रहते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। एंड इसके अंदर कौन रिवॉल्व करने का काम करता है? तो इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करने के काम करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करने का काम करता है। तो ये एक तुम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा होगा। ये स्ट्रक्चर देखा है क्या सबने? टीवीज में बोलो, टेक्स्ट बुक्स में बोलो, किधर ना किधर तुम लोगों ने ऐसे स्ट्रक्चर देखे ही होंगे। ठीक है, ओके। एंड सिमिलरली कुछ एनिमेटेड टीवी सीरीज में, ठीक है, कुछ एनिमेटेड टीवी सीरीज में एटम्स को कभी कभी ऐसे भी दिखाया जा सकता है। दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज एंड इसके आजू बाजू में ऐसे एटम्स रिवॉल्व करते हैं। ये देखा है क्या सबने ऐसा कुछ? एटम का ये शेप किसी ने देखा है? ठीक है, अब मुझे बताओ विच वन लुक्स बेटर, मतलब बेटर बोलने के बदले विच वन लुक्स करेक्ट, विच वन लुक्स करेक्ट, फर्स्ट वन या सेकंड वन? देखते हैं। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं सेकंड, कुछ लोग बोल रहे हैं फर्स्ट। ओके, अभी भी 50-50 का रेंज ये आ रहा है आंसर। फर्स्ट सेकंड ऑलमोस्ट। थोड़ा अगर देखेंगे तो फर्स्ट वाला कुछ लोग ज्यादा बोल रहे हैं। ओके, कुछ लोगों ने बोथ ऑफ देम भी आंसर दिया है, कुछ लोगों ने बोथ ऑफ देम भी आंसर दिया है। ओके, सीन इन एंटमैन मूवीज का भी नाम आ रहा है। ठीक है, बोथ भी आ रहा है आंसर। तो देखो, अगर मैं एग्जैक्टली बोलने जाऊं तो नन ऑफ द अबव स्ट्रक्चर, none of the above structure is correct, is perfectly correct, exactly correct. ठीक है, is exactly correct
नाइदर दे आर रॉन्ग। ठीक है, तो इन्हें हम लोग 100% करेक्ट भी नहीं बोल सकते, इन्हें हम लोग 100% रॉन्ग भी नहीं बोल सकते। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, तो हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर बोला है वो बहुत बेसिक है। एंड द अदर थिंग इज कि एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है, एटम्स का एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है, वो आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये दोनों स्ट्रक्चर करेक्ट हो भी सकते हैं, बट एक्चुअल में ये करेक्ट नहीं है, ये मैं तुम लोगों को बोल सकता हूँ। और एटम का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर आज तक किसी ने भी देखा नहीं है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने बहुत कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम्स यूज करके बोलो, या फिर बहुत कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स यूज करके बोलो, हम लोगों ने एटम टेंटेटिवली कैसे दिख सकता है वो विजुअलाइज करने की कोशिश की है। ठीक है, तो एग्जैक्टली किसी ने देखा है क्या? नहीं। यप, करेक्ट, दीज ऑल आर स्पेकुलेशंस जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड इस चैप्टर के एंड तक तुम लोगों को एक आइडियल स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है वो पता चलेगा। 100% वही है क्या? नहीं, बट 99% वैसा ही एटम रहना चाहिए। ठीक है, तो इस चैप्टर के एंड तक तुम लोग भी विजुअलाइज कर सकोगे, एंड एटम डेफिनेटली इन दोनों स्ट्रक्चर जैसा बिल्कुल नहीं दिखता। इतनी गारंटी मैं मेरी तरफ से तुम लोगों को दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलो, तुम लोगों को सिर्फ ये डायग्राम्स बनाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, तुम लोगों को ये डेफिनेशन लिखनी है, तो ये डेफिनेशन आई गेस तुम लोगों की लिखी हो गई होगी। देखो, जब मैं कुछ बड़बड़ करूंगा तो तुम लोगों को आराम आराम से थोड़ा थोड़ा करके लिखते जाना है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो तुम लोगों ने अभी तक लिख ली होगी। आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले वो पहले जरा देख ले। ठीक है, इस चैप्टर का कंटेंट क्या है, सो दैट यूजुअली जब मैं कॉलेज में था या फिर तुम लोगों के एज में था, तो चैप्टर कितना बड़ा है या फिर चैप्टर में कितना पढ़ना है, कब एंड होगा, वो मुझे पता करने में ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। ठीक है, तो जिस किसी का लिखना बाकी है वो जल्दी जल्दी ये लिख दो, ऊपर की एक डेफिनेशन छोटी सी। ठीक है, एंड डोंट वरी अबाउट राइटिंग एवरीथिंग। तुम लोगों को अगर कुछ पॉइंट्स मिस हो गए तो मैं ये पूरी पीडीएफ फाइल तुम लोगों को सेंड करूंगा और बाद में तुम लोग आराम से इसे लिख पाओगे, तो उसकी कुछ टेंशन मत लेना कि कुछ लिखना बाकी रह जाएगा। ठीक है, ओके, तो कंटेंट देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो तुम लोगों को भी आइडिया आ जाएगी कि ये चैप्टर बड़ा कितना है और कब तक खत्म हो सकता है। तो कंटेंट में सबसे पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। अब गाइस, ये तो मैं तुम लोगों को कंटेंट ही लिखा के दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसमें मैं कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूँ, चैप्टर में क्या क्या है वो बताने वाला हूँ, तो तुम लोग मेरे साथ आराम से लिख सकते हो। तो कंटेंट में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं डाल्टन्स डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ये सबने पहले से पढ़ के रखी है कि नहीं पढ़ के रखी है? डाल्टन्स एटॉमिक थियरी सबने पढ़ के रखी है कि नहीं? हाँ, ये तुम लोगों को लिखना है। अच्छा दिखेंगे तुम लोगों के नोट्स, अच्छे दिखेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, सेकंड तुम लोगों को पढ़ना है डिस्कवरी ऑफ, ओके, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सबने पढ़ा है, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है कुछ लोगों ने। डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब मुझे बताओ फंडामेंटल पार्टिकल्स मतलब क्या? फंडामेंटल लॉज या फिर फंडामेंटल चीज है, मतलब कि जो जिनसे हर एक चीज बनी है, जिनसे हर एक चीज बनी है। एंड एटम कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स से बना होगा? एटम कौन से फंडामेंटल पार्टिकल से बना है? कुछ लोगों ने इलेक्ट्रॉन भेजा है, कुछ लोगों ने पीएनई मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन भेज दिया था, वेरी नाइस। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन परफेक्ट, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन परफेक्ट, सबके आंसर करेक्ट है। तो पहले इलेक्ट्रॉन, ये सीक्वेंस उल्टा सुल्टा हो सकता है। सेकंड हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोटॉन, एंड थर्ड हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रॉन। ठीक है, इनकी डिस्कवरी जिस सीक्वेंस में हुई थी उस सीक्वेंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्वार्क्स तो सबसे छोटा फंडामेंटल यूनिट हो जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बनते हैं, जो हम लोगों को पढ़ना नहीं है। 11 12 दोनों स्टैंडर्ड में तुम लोग ये क्वार्क कभी भी नहीं पढ़ोगे। अब थर्ड, अरेंजमेंट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एटम। ठीक है, एटम के अंदर ये फंडामेंटल पार्टिकल्स कैसे अरेंज्ड है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्वार्क्स तो तुम लोग बहुत हायर लेवल के फिजिक्स पे जब जाओगे, तुम लोगों को अगर फिजिक्स में ही अपना करियर बनाना है तो ऐसे टाइम पे तुम लोग पढ़ोगे। एंड दैट इज क्वार्क्स एंड नॉट क्वार्ट्स। क्वार्ट्स ये एक कांच का टाइप है। ठीक है, कांच रहती है क्वार्ट्स, तो क्वार्ट्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, डोंट वरी। रेफरेंस बुक तुम लोग एनसीईआरटी यूज करोगे, बुक्स अगर रीड कर रहे हो तुम लोग एनसीईआरटी यूज करोगे। एंड अगर तुम लोगों को एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो तुम लोगों को होमवर्क जब असाइन किया जाएगा
तो तुम लोगों को पता चल जाएगा, तुम लोग यूज करोगे वीके जायसवाल। ओके शिट, बता दूंगा मैं तुम लोगों को बुक अभी। एट मोमेंट वो ब्रेन में से गायब हो गया है, तो थोड़े टाइम के बाद वो याद आ ही जाएगा। अरेंजमेंट ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स इन एटम, तो उसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे नंबर 1 वी आर गोइंग टू सी जे जे थॉमसन्स, जे जे थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है, जिसे हम लोग प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, ऐसे बहुत सारे नाम से जानते भी है, ठीक है, करेक्ट। अब सेकंड हम लोग पढ़ने वाले रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड्स, रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ये सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स, बोर्स एटॉमिक मॉडल। एंड थर्ड हम लोग पढ़ने वाले हैं वेव मैकेनिकल मॉडल, वेव मैकेनिकल मॉडल। तो पहले तीन तो तुम लोगों ने स्कूल में पहले से पढ़ के रखे हैं, बट इसमें हम लोग जरा और इन डेप्थ नॉलेज लेंगे। एंड फोर्थ वन इज क्वाइट न्यू फॉर यू गाइस, ठीक है, आई नो दिस कि ये फोर्थ वन जो है वो तुम लोगों के लिए नया है, ठीक है, बट वो भी तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वेव मैकेनिकल मॉडल इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, जिसमें हम लोग क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे थोड़ी बहुत, ठीक है, ओके। इसके बाद हम लोग कुछ आर्बिट टॉपिक्स पढ़ने वाले, ठीक है, आर्बिट्ररी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं जो अलग अलग है, बट इस चैप्टर में हम लोगों को इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पहले तो पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट, इससे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एंड विच इज नथिंग बट प्लैंक्स क्वांटम थियरी। करेक्ट बोल रहे हो जय, फर्स्ट एंड सेकंड मॉडल्स एक्चुअली इवन बोर्ड एटॉमिक मॉडल इज नॉट 100% करेक्ट, ठीक है। तो ये पहले तीन जो है वो 100% करेक्ट नहीं है, इनमें हर एक में कुछ ना कुछ फ्लॉज है, इसलिए हम लोग आगे आगे जा रहे हैं, ठीक है। ये किसी का भी सब टॉपिक नहीं है, अलग छोटे छोटे टॉपिक्स है, ठीक है, इसलिए मैंने इनकी इंक थोड़ी सी चेंज कर दी ना। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकंड हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने डिस्कवर किया था, किसी को कुछ आइडिया, डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने की थी। फिर हम लोग पढ़ेंगे ड्यूअल नेचर, ड्यूअल नेचर, वेरी नाइस, एल्बर्ट आइंस्टाइन, कुछ लोगों ने सिर्फ एल्बर्ट सेंड किया जैसे कि वो उनका दोस्त ही है, तो करेक्ट बोल रहे हो, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये फाइंड आउट किया था, ठीक है, और उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1921 में, ठीक है। तो चलो आगे, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर विच वाज क्वाइट इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, ठीक है, विच वाज गिवन बाय डी ब्रॉगली, विच वाज गिवन बाय डी ब्रॉगली, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइजेनबर्ग्स, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। इस साइंटिस्ट का नाम गूगल पे सर्च करना, एंड ऐसे सर्च करना कि हाइजेनबर्ग्स लास्ट वर्ड्स, ऐसे कुछ सर्च करना, तुम लोगों को पता चल जाएगा। ही वाज द मैन हु क्रिएटेड एटॉमिक बॉम्ब, ठीक है, ही वाज द मैन हु क्रिएटेड एटॉमिक बॉम्ब। अच्छा ओके, कुछ लोग ब्रेकिंग बैड बोल रहे हैं, वेरी नाइस, आई लाइक इट, ठीक है, कुछ लोगों को ये पहले से पता है, ठीक है। हेनरिच अर्च, हेनरिच अर्च कौन है, मैंने ऐसा कुछ नाम नहीं लिखा है, ओके, ओके, सॉरी दैट वाज ओपनहाइमर, एंड ओपनहाइमर के साथ ये थे, सॉरी, हाइजेनबर्ग ओपनहाइमर के साथ काम कर रहे थे, करेक्ट, थोड़ा मिसकैलकुलेशन हो गया, ओपनहाइमर इज द वन हु क्रिएटेड एटॉमिक बॉम्ब विद हाइजेनबर्ग, करेक्ट। एंड फिफ्थ वन, फिफ्थ वन इज लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज क्वांटम नंबर, विच इज क्वांटम नंबर, ठीक है। तो क्वांटम नंबर, व्हाट इज क्वांटम नंबर, तो क्वांटम नंबर ये इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना याद रखो, ठीक है। तो गाइस हम लोग इस चैप्टर में इतने ही पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्वांटम नंबर जो है वो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत जगहों पे यूज करेंगे, बहुत जगहों पे यूज करेंगे, ठीक है। इवन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोगों को क्वांटम नंबर बहुत बार यूज होगा। तो दिस इज द कंटेंट, दिस इज द होल कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर, एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड विल कवर टिल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तक हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो गाइस, लिख के हो गया क्या सबको, सबका लिख के हो गया है क्या।
ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट विथ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। ठीक है, नाउ इन केस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, पहली चीज याद रखो कि डाल्टन वाज अ इंग्लिश टीचर, ही वाज अ इंग्लिश टीचर, एंड इन्होंने, ही वाज नॉट अ साइंटिस्ट इन जनरल, ही वाज नॉट अ साइंटिस्ट, एंड ही गेव अस सम पॉइंट्स। ठीक है, एंड हेंस ही वाज अ फिलोसोफर, याद रखना ही वाज अ फिलोसोफर, जिन्होंने, उन्हें जो लग रहा था वो हम लोगों के सामने दे दिया कि लाइक आई थिंक एटम्स आर लाइक दिस, या फिर थिंग्स आर मेड अप ऑफ some small compounds, small entities which are called as atoms। ठीक है, तो इन्होंने हम लोगों को कुछ postulates दिए, एंड वी फेल्ट दैट दे वर करेक्ट। ठीक है, वी फेल्ट दैट दे वर करेक्ट, बट एक्चुअली दे वर नॉट। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं उन्होंने क्या बताया था ना। डाल्टन बेस्ड हिज postulates on a word atomio। ठीक है, on a word atomio which was given by another man called as Democritus। ठीक है, डेमोक्रेटस करके एक थे फिलोसोफर, जिन्होंने हम लोगों को वर्ड दिया था अटोमियो। लैटिन में इसका मीनिंग क्या रहता है? किसी को इस वर्ड का मीनिंग पता है? अटोमियो का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड अटोमियो? तो अटोमियो का मीनिंग होता है इनडिविजिबल। परफेक्ट, करेक्ट बोल रहे हो। तो द थिंग विच इज इनडिविजिबल, ठीक है, द थिंग विच इज इनडिविजिबल इज कॉल्ड एज अटोमियो। ठीक है, तो अटोमियो मीन्स व्हाट? तो द थिंग विच इज इनडिविजिबल। तो डाल्टन ने इसी के ऊपर अपने पॉस्टुलेट्स दिए थे, एंड उसमें फर्स्ट पॉस्टुलेट जो था वो था द स्मॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट indivisible and indestructible, and indestructible particle of an element is called as, is called as atom। तो जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा जिसके आगे हम लोग किसी भी चीज को या फिर किसी भी एलिमेंट को और ज्यादा डिवाइड नहीं कर पाएंगे, उसे हम लोग बोलेंगे एटम। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल। अज्यूम करते हैं मेरे पास एक निकल का बार है। ठीक है, निकल मेटल सबने सुना होगा। तो निकल मेटल का मेरे पास एक बार है, एकदम छोटा सा बार है, हार्डली कुछ एटम्स है उसके अंदर, एंड मैंने, आई थॉट दैट आई विल कट इट। ठीक है, व्हाट आई विल डू, आई विल कट इट, थोड़े और एटम्स ऐड कर देते हैं। तो देखो, दिस बार इज मेड अप ऑफ दीज स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, एंड मैंने सोचा लेट्स कट इट, तो अभी इसको कट करना स्टार्ट करते हैं। नाउ मैंने इसको ऐसे बीच में से एकदम क्लीन कट मारा, एकदम क्लीन कटा, दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा ऊंच नीच हो रहा है बट इट्स फाइन। तो एकदम क्लीन कट मारा, ये दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। कैन आई डिवाइड इट फर्दर मोर? कैन आई डिवाइड इट फर्दर मोर? इसको मैं और डिवाइड कर सकता हूँ क्या? तो आई गेस मैं इसको और डिवाइड ऐसे बीच में से और एक बार कर सकता हूँ। एम आई राइट? ठीक है, ओके। कैन आई डिवाइड इट फर्दर मोर? और डिवाइड कर सकता हूँ क्या मैं इसको? तो आई गेस मैं इसको और डिवाइड कर भी सकता हूँ, अभी भी कर सकता हूँ। ठीक है, कैन आई डिवाइड इट अगेन? कैन आई डिवाइड इट अगेन? ओके, डेफिनेटली आई कैन। नाउ आफ्टर दिस पॉइंट, कैन आई डिवाइड इट अगेन? कैन आई डिवाइड इट अगेन? अभी इसके बाद मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ क्या? तो नो, आफ्टर दिस वी हैव टू स्टॉप। ठीक है, आफ्टर दिस हम लोग इसे ऐसे कट कर पाएंगे क्या? तो अब इसके बाद हम लोग इसको और छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर पाएंगे, एंड इसीलिए ये जो छोटा सा पार्टिकल है, ये जो छोटा सा पार्टिकल है, इसे हम लोगों ने बोला एटम। इसे हम लोगों ने बोला एटम। एनी डाउट गाइस? ठीक है, तो ये फर्स्ट तो बहुत इजी था, इसमें कुछ ऐसे रॉकेट साइंस नहीं था। सेकंड, सेकंड वन इज व्हाट? अब देखो, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये निकल का एलिमेंट है, ये एक निकल का बार है, तो इसमें जितने भी एटम्स रहेंगे सारे के सारे निकल के हैं। अब मुझे बताओ, इफ ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ निकल एटम्स, ठीक है, ऑल एटम्स आर मेड अप ऑफ निकल एलिमेंट, देन will they have same size? All of them, will they have same size? What do you think? Will they have same size if all of them are made up of nickel element?
विल दे हैव सेम साइज? ओके, वेरी नाइस, दे विल हैव सेम साइज, क्योंकि दिख रहा भी होगा, सेम है तो सेम साइज होनी चाहिए। विल दे हैव सेम मास? विल दे हैव सेम मास? Okay, they will have same mass. If they have same size and same mass, then will they have same chemical properties? What do you think? Will they have same chemical properties? तो करेक्ट बोल रहे हो सब जन, यस दे विल हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। बट अगर मैं इसके बाजू में कार्बन का एलिमेंट ला रहा हूं, अगर मैं इसके बाजू में कार्बन का एलिमेंट ला रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कार्बन के साथ इसको कंपेयर अगर करूंगा, तो हम लोग उस पॉइंट पे आएंगे। अभी हम लोग बोर्ड्स के पॉस्टुलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट आप करेक्ट बोल रहे हो, आप करेक्ट बोल रहे हो, बट हम लोग वो बाद में देखेंगे। अब अगर मैं इसके बाजू में बोर्स, वेदांत इवन यू आर करेक्ट, हम लोग उस पॉइंट पे आएंगे, डोंट वरी। अगर हम लोग निकल के साथ कार्बन के एलिमेंट को कंपेयर करेंगे, तो मुझे बताओ कार्बन और निकल में कार्बन की साइज थोड़ी सी छोटी होगी, ठीक है, कार्बन की साइज थोड़ी सी छोटी होगी क्योंकि वो पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले आता है, ठीक है। अब मुझे बताओ कार्बन के एलिमेंट की साइज और निकल के एलिमेंट की साइज ये करेक्ट होगी क्या? इज इट करेक्ट? ओके, तो दे विल हैव डिफरेंट साइज एंड विल दे हैव सेम केमिकल मास, केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल मास? तो डेफिनेटली दे विल नॉट हैव सेम केमिकल मास, ठीक है। तो चलो, ये भी, ये सेकंड पॉस्टुलेट है, ठीक है, दैट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम साइज, मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये लिख रहे हो ना मेरे साथी? बट एटम्स ऑफ different elements differ from each other, ठीक है। तो देखो, ये दोनों बहुत बेसिक चीज है, बट स्टिल आई एम टेकिंग माय टाइम, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर है, थोड़ा यूज टू हो जाएंगे, तो तुम लोगों को ये सारी चीजें पहले से बहुत अच्छे से पता रहेंगी, बट स्टिल विल टेक आवर टाइम, ठीक है। अब समझो, थर्ड पॉस्टुलेट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, थर्ड पॉस्टुलेट की तरफ हम लोग जा रहे हैं। तो कार्बन इज कंबाइंड विथ ऑक्सीजन, कार्बन ये अकेला रहता है और ऑक्सीजन जो है वो एक के साथ एक कंबाइंड रहता है, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं। हम लोग उस पॉइंट पे आएंगे, डेफिनेटली हम लोग आएंगे, जस्ट बने रहो, ठीक है। डाल्टन ने हम लोग को जो पढ़ाया है वो हम लोग पहले देख रहे हैं। आप जो बोल रहे हैं वो डाल्टन की थियरी के अपोजिशन में है, जो हम लोग उसके ऊपर आएंगे, डोंट वरी। मुझे बताओ, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? ये बेचारा अकेला है तो इसे हम लोग बोलेंगे एटम, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? एटम। एंड ये बेचारा दुकेला है, एक साथ है एक दूसरे के साथ, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? दो एटम्स या फिर एक से ज्यादा एटम्स जब एक साथ आता है। उबा करेक्ट बोल रहे हो, वेदांत करेक्ट है, जय करेक्ट है, वेदांत करेक्ट है। इसे हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूल, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। अब मुझे बताओ, इन दोनों में अगर तुम लोग देखोगे तो कार्बन में सिर्फ कार्बन है और ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन है, कार्बन में सिर्फ कार्बन है और ऑक्सीजन में सिर्फ ऑक्सीजन है, तो मैं इन्हें केमिकली प्योर बोल सकता हूं क्या? तो मैं इन्हें, कैन आई से दैट दीज कंपाउंड्स या फिर दीज एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर केमिकली प्योर? ओके, तो मुझे बताओ, जो चीजें ऐसे केमिकली प्योर रहती है, कार्बन है तो कार्बन, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? जो चीजें ऐसे केमिकली प्योर रहती है, कार्बन है तो सिर्फ कार्बन है, एंड अगर, वेरी नाइस, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन है, तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। परफेक्ट, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। गाइस, इज इट क्लियर? इन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स, बिकॉज अगर कार्बन है तो सिर्फ कार्बन दिख रहा है, एंड अगर ऑक्सीजन है तो सिर्फ ऑक्सीजन दिख रहा है। ओके, नाउ आई एम कंबाइनिंग दीज टू, मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया। अब क्या होगा? अगर मैंने इन दोनों को कंबाइन कर दिया तो अब क्या होगा? वेरी नाइस, CO2 फॉर्म होगा, बहुत सारे लोग CO2 फॉर्म होगा बोल रहे हो, ठीक है। तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होने वाला है, वेरी नाइस, ठीक है। अब मुझे बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड अकेला ही फॉर्म होगा कि और कुछ फॉर्म हो सकता है? व्हाट डू यू थिंक? सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा या
समथिंग एल्स कैन बी फॉर्म। ओके, वेरी नाइस वेदांत। और एक चीज फॉर्म होगी विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड, विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड। परफेक्ट। याद रखो, कार्बन और ऑक्सीजन, they can combine to form two different compounds. Number one is carbon monoxide. Number one is carbon monoxide, which contains carbon and oxygen. And number two is carbon dioxide, which contains carbon and two oxygens, which contain carbon and two oxygen. अब मुझे बताओ, is it chemically pure? Is it chemically pure? इसमें सिर्फ कार्बन या फिर सिर्फ ऑक्सीजन है क्या? नो, इट इज नॉट केमिकली प्योर। ठीक है, तो इट इज मेड अप ऑफ टू डिफरेंट एलिमेंट्स। एंड जब कोई चीज दो डिफरेंट एलिमेंट्स की बनी रहती है, व्हाट डू वी कॉल देम? वेदांत करेक्ट आंसर है, पार्थ करेक्ट आंसर है, अधूरा, निहारिका करेक्ट आंसर है, शिवम करेक्ट आंसर है। तो दीज substances are called as, these substances are called as, मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, कंपाउंड्स। क्या बोलेंगे इसे हम लोग? कंपाउंड्स। ठीक है, तो थर्ड पॉस्टुलेट यही है कि जब एक से ज्यादा एलिमेंट कंबाइन होते हैं, देन दे विल फॉर्म कंपाउंड्स। अब कंपाउंड जब फॉर्म होता है तो इट इज फॉर्म इन अ डिफाइनाइट रेशियो। सिंपल होल नंबर रेशियो इज प्रेजेंट बिटवीन टू एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर देखोगे तो कार्बन और ऑक्सीजन, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन देम? 1:1। And if I'll ask what is the ratio in carbon and oxygen in carbon dioxide, so what is the ratio in carbon dioxide? 1:2। Very nice, 1:2। कुछ लोग मास रेशियो बता रहे हैं, तो मास रेशियो हम लोग अभी नहीं देखेंगे, वो तुम लोगों ने मोल कंसेप्ट में देख लिया है, वो हम लोगों को यहाँ पे नहीं देखना है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3, एटम्स ऑफ different elements combines in a fixed simple whole number ratio to form compounds, ठीक है। एंड फोर्थ एंड लास्ट postulate, atom can never be created nor destroyed। यूनिवर्स के स्टार्टिंग से जो एटम्स बने हैं वो आज तक चल रहे हैं, एंड वो कभी डिस्ट्रॉय हुए भी नहीं है, और वो कभी हम लोग नए बना भी नहीं सकते। ये हम लोगों का फोर्थ पॉस्टुलेट था। ठीक है, तो ये पॉस्टुलेट है ना, तुम लोगों ने ये मूवी अगर देखी होगी आई, ठीक है, आई, उसमें उसने बहुत अच्छे से बोली है। ठीक है, हाँ, बिग बैंग थियरी, भाई यूनिवर्स स्टार्टिंग बिग बैंग से ही हुई थी। ठीक है, तो बिग बैंग थियरी के बाद, मतलब बिग बैंग थियरी बोल रहा हूँ, बिग बैंग के बाद जितने भी एटम्स बने हैं आज तक वही एटम रीयूज हो रहे हैं, एंड वही एटम्स आगे भी यूज होंगे। हम लोग नए एटम बना नहीं सकते, और हम लोग जो पुराने एटम्स है उन्हें डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। दिस इज द फोर्थ पॉस्टुलेट। एंड एक मूवी है आई करके, जिसमें इस पॉस्टुलेट के ऊपर उसने एक बहुत ब्यूटीफुल लाइन बोली है। ठीक है, तो हाँ, तो हम लोग उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आ रहे हैं। करेक्ट बोल रहे हो, मतलब तुम लोग बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स चैट पे डाल रहे हो, जो अभी हम लोग वो देखने भी वाले हैं। तो एक नोट लिखना, एक छोटी सी नोट लिखना। ना ना, आई इज नॉट अ हॉरर मूवी, यू कैन से इट इज अ स्काईफाई रोमांटिक मूवी। ठीक है, देख लेना कभी टाइम मिले तो, टाइम पास मूवी है बट अच्छी मूवी है, आई लाइक इट। तो नोट, नोट क्या है? ऑल द अबव पॉइंट्स, ऑल द अबव पॉइंट्स हैव प्रूवन रॉन्ग। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव पॉइंट्स आर रॉन्ग। ठीक है, तो सारे के सारे गलत है, इसमें कुछ भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए तुम लोग जो मुझे पॉइंट्स बोल रहे थे, तो पहले मुझे डाल्टन ने क्या बताया था वो तुम लोगों को बताना था। डाल्टन टोल्ड अस दीज थिंग्स, एंड देन वी सेड कि नहीं, ये तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वेरी नाइस। तो पढ़ाया क्यों? तो याद रखो, हम लोग
एक चैप्टर पूरा स्टडी करने वाले कि एटम की डिस्कवरी कैसे हुई। तो एटम की शुरुआत इधर से हुई थी। डाल्टन ने जब ये पॉइंट दिए ना, तो एवरीवन वाज लाइक हाँ इट मेक्स सेंस, इट मेक्स सेंस, एवरीवन लाइक्ड इट। लाइक साला आज तक किसी ने भी इतने अच्छे से बताया नहीं था हम लोगों को, एंड अभी इतना कुछ मिल गया। एवरीवन लाइक हाँ एवरीथिंग इज परफेक्ट ओवर हियर। बट देन वी केप्ट ऑन रिसर्चिंग थिंग्स, एंड फिर हम लोगों को पता चला क्या है, कुछ भी, ये तो कुछ नहीं था, ये सब रॉन्ग था। ठीक है, तो गाइस याद रखो, ये तुम लोगों को कॉलेज के एग्जाम में पूछा जा सकता है। एंट्रेंस एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, आज तक आया नहीं, अब इसके बाद भी नहीं आएगा, बट कॉलेज के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो तुम लोगों को कॉलेज के एग्जाम पे आते हैं तो ये पढ़ना ही है, एंड एटलीस्ट डाल्टन के याद में ही तो पढ़ लो। ठीक है, कल उठ के तुम लोगों ने भी कुछ रिसर्च की, और तुम लोगों के टाइम पे भी अगर किसी ने ऐसे बोल दिया तो कैसे लगेगा तुम लोगों को। ठीक है, तो उसके याद में पढ़ लेना। ठीक है, तो अब ये सारे पॉइंट्स जो है वो क्यों रॉन्ग है, तो करेक्ट पॉइंट क्या है, या फिर इसकी लिमिटेशन क्या है। ठीक है, ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, तो इसकी लिमिटेशन कहाँ पे आई। सारे के सारे पॉइंट्स रॉन्ग है, सारे के सारे पॉइंट्स रॉन्ग है, तो इनकी लिमिटेशंस कहाँ पे आई। ठीक है, आते आते हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स रॉन्ग प्रूव करेंगे, डोंट वरी। पहली चीज, पहला पॉइंट था एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, तो हम लोग एटम को डिवाइड कर सकते हैं, एटम कैन बी डिवाइडेड, एटम कैन बी डिवाइडेड। आज हम लोग एटम को डिवाइड करेंगे भी, एटम कैन बी डिवाइडेड। ठीक है, एटम को डिवाइड करके हम लोग को क्या मिलता है, वेरी नाइस वेदांत, करेक्ट बोल रहे हो। तो एटम को डिवाइड करके हम लोगों को मिलता है इलेक्ट्रॉन, मैं ऐसे स्मॉल शॉर्ट में लिख दूं ई पी एंड एन, तो चलेगा ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, एन, ओके, एन मत बोलो, साउंड्स वियर्ड। ओके, तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये तीन मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, सेकंड देखो, एटम को हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, मतलब डिविजिबल है, तो फर्स्ट पॉइंट रॉन्ग हो गया। अब सेकंड पॉइंट क्यों रॉन्ग होगा, atoms of same element should have same mass. This is not 100% true. Why it is not 100% true? बहुत लोगों ने पहले से इसका आंसर देके रखा था। Why this point is not 100% true? Very nice. Isotopes. Correct बोल रहे हो सब जन। तो because of isotopes, we discovered isotopes. What are isotopes? What are isotopes? So atoms of same element. अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ये हम लोग बाद में आराम से पढ़ेंगे, मैं शॉर्ट में तुम लोगों को लिख के दे रहा हूँ। Atoms of same element, atoms of same element having डिफरेंट मास। नहीं तो कोई तो यहाँ पे टाइप करेगा सर ऐसा नहीं होता, एटम हाँ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, मुझे लगा ही था। बट अभी के लिए हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास। ठीक है, एंड किसी ने, जय ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी दिया है, चलो जय का एग्जांपल लिख भी देते हैं। तो जय ने बोला है हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक मास रहता है 1। उसके बाद उसने बोला ड्यूटेरियम, जिसका मास रहता है 2, एंड उसके बाद ट्रिटियम, जिसका मास रहता है 3। ठीक है, तो दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज ड्यूटेरियम एंड दिस इज ट्रिटियम। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल। इसके अलावा अगर तुम लोगों को और कोई एग्जांपल लिखना है तो क्लोरीन, वेरी नाइस, क्लोरीन 35 एक रहता है, एंड दूसरा कौन सा रहता है, क्लोरीन 37, परफेक्ट, 36 नहीं रहता। कार्बन, ओके, तुम लोग ऐसे एग्जांपल बहुत सारे लिख सकते हो। यूरानियम, करेक्ट बोल रहे हो। चलो एक लास्ट कार्बन पे आके रुक जाते हैं, नहीं तो इसमें ही दिन चला जाएगा अपना पूरा। यहाँ पे पीरियोडिक टेबल हम लोग देखेंगे, 235, 238, परफेक्ट बोल रहे हो नील। ओके, तो कार्बन 13 भी रहता है गाइस, कार्बन 13 भी रहता है। ओके, नो प्रॉब्लम कृष्णा। नाउ पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, अब ये क्यों रॉन्ग है, किसी ये तुम लोगों ने कभी पढ़ा नहीं, इतनी गारंटी मैं देता हूँ। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, फिक्स्ड सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड। ये क्यों रॉन्ग गया होगा, ये तुम लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, ऐसे मुझे लग रहा है, मतलब अंदर से फीलिंग आ रही है। तो थर्ड पॉइंट क्यों रॉन्ग गया, क्या लग रहा है। तो थर्ड पॉइंट बिकेम रॉन्ग बिकॉज ऑफ, ना ना, सीओ और CO2 का तो एग्जांपल मैंने ही लिया था। हाँ करेक्ट बोल रहे हो सोहम, परफेक्ट। तो इट इज बिकॉज ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स। अब तुम लोग सोच में पड़ गए रहोगे कि व्हाट आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, तो द वन विच आर नॉट इन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो। तो इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। पहले मैं तुम लोगों को पढ़ाता हूँ व्हाट इज अ स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। FeO, मुझे बताओ यहाँ पे एटम्स का रेशियो क्या है, 1:1।
इट इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो, इट इज अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो अगर सिंपल होल नंबर रेशियो है तो इसे हम लोग बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड। स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड, ठीक है। बट बट अगर ऐसा कंपाउंड आ गया Fe 0.93O, बोला था ना तुम लोगों ने कभी देखा नहीं होगा, Fe 0.93O, Fe 0.95O। अब मुझे बताओ इनका होल नंबर रेशियो क्या है? क्या ये होल नंबर रेशियो है ही नहीं, इनका एटॉमिक रेशियो क्या आएगा? 0.93 is to 1 and 0.95 is to 1। Is it simple and whole number ratio? Is it simple and whole number ratio? ये क्या है? तो these are non stoichiometric compound। अभी के लिए हम लोगों को ये जस्ट थोड़ा सा याद रखना है। मेरी एक छोटी सी आदत रहती है कि अगले चैप्टर में भी जो कुछ आएगा ना, तो उसका थोड़ा बहुत जो इस चैप्टर में हम लोग रिलेशन लगा सकते हैं वो मैं पहले से लिखा के दे देता हूँ, सो दैट तुम लोगों के दिमाग में वो टर्म्स पहले से ही आ जाए। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं इंट्रोड्यूस वापस करूंगा तो तुम लोगों को लगेगा कि अरे ये तो हम लोगों ने पहले से देख के रखा है, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड एज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, जो हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन करके चैप्टर है जिसमें पढ़ेंगे, एंड सेकंड टाइम हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो टॉपिक्स में ये आने वाला है। तो दीज आर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक compounds which do not contain simple whole number ratio। ना गाइस यू कैन राइट डाउन, ठीक है, यू कैन राइट इट डाउन। क्यों नहीं लिख सकते ये पॉइंट हम लोग? ये पॉइंट थर्ड पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है और हम लोग लिमिटेशन ही पढ़ रहे हैं, तो तुम लोग डेफिनेटली लिख सकते हो ये। अब पॉइंट नंबर 4, मुझे बताओ, हम लोगों ने लिखा है कि एटम्स कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इज इट ट्रू? इसको हम लोग क्यों रॉन्ग प्रूव कर सकते हैं बताओ? फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएशन वी कैन क्रिएट इट, क्यों ना करें। हम लोगों ने बहुत सारे मैनमेड कंपाउंड्स बनाए हैं, हम लोगों ने बहुत सारे मैनमेड एलिमेंट्स बनाए हैं, सॉरी कंपाउंड बोल दिया था मैंने। हम लोगों ने बहुत सारे मैनमेड एलिमेंट्स बनाए हैं, एंड हम लोगों ने एटम्स को डिस्ट्रॉय भी किया है इन न्यूक्लियर फिशन, परफेक्ट, ठीक है। एटम्स को हम लोगों ने डिस्ट्रॉय भी किया है इन न्यूक्लियर फिशन। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में हम लोग उनको डिस्ट्रॉय भी करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में हम लोग इन्हें डिस्ट्रॉय भी करते हैं, ठीक है। तो मैनमेड कंपाउंड्स, मैनमेड कंपाउंड्स का अगर तुम लोगों को एग्जांपल पूछा, मैनमेड कंपाउंड्स अगर इसका एग्जांपल पूछा तो तुम लोग क्या बोल सकते हो? तुम लोग बहुत सारे बोल सकते हो, फॉर एग्जांपल कॉपरनेशियम, ऑर्जेनसियम, ठीक है। उसके बाद नेप्चुनियम, करेक्ट बोल रहे हो, प्लूटोनियम, एक्सेट्रा, ट्रांस यूरेनियम सीरीज पूरी की पूरी, ठीक है। मेंडलीवियम, बहुत सारे, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्कलेनियम, ठीक है, रदरफोर्डियम, करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे, सिबॉर्गियम, मॉस्कोवियम, ओके, बस बस अभी बहुत सारे आ जाएंगे। लैंथेनाइड्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट है, प्रेसोडाइनियम। लैंथेनाइड्स में एक ही एलिमेंट है, प्रेसोडाइनियम, विच इज मैन मेड, ऑल आर नेचुरली अकरिंग। यूरानियम जो है वो, यूरेनियम और थोरियम, थोरियम के आगे वाले सारे के सारे मैनमेड है, करेक्ट बोल रहे हो उन्नति, थोरियम के आगे वाले सारे के सारे मैनमेड है, ठीक है। हम लोग आएंगे पीरियोडिक टेबल में, ये सारी पार्ट तुम लोगों को मैं कवर कराऊंगा पीरियोडिक टेबल के, इसमें ही हम लोग ये पढ़ेंगे, ठीक है। एंड न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन तो तुम लोगों को पता ही है, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं? यूरेनियम को पकड़ते हैं और इस यूरेनियम को स्प्लिट करना स्टार्ट करते हैं, इस यूरेनियम को स्प्लिट करना स्टार्ट करते हैं। एक हम लोगों को मिलता है क्रिप्टॉन, दूसरा हम लोगों को मिलता है बेरियम, एंड तीसरे हम लोगों को मिलते हैं 3 न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो दिस इज आइंस्टाइनियम, बहुत सारे मैनमेड एलिमेंट्स है, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। तो दिस इज अ न्यूक्लियर फिशन, जिसमें हम लोगों ने यूरेनियम के एटम को डिस्ट्रॉय कर दिया, हम लोगों ने यूरेनियम के एटम को डिस्ट्रॉय कर दिया। न्यूट्रॉन बम्बार्डमेंट होती है इसके ऊपर, ठीक है। हम लोग वो टॉपिक नहीं पढ़ रहे, याद रखो, मैं तुम लोगों को जस्ट थोड़ा थोड़ा इसके लिमिटेशन के फॉर्म में बता रहा हूँ, ठीक है। हम लोगों के टॉपिक में न्यूक्लियर रिएक्शन भी नहीं है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स भी नहीं है। जब हम लोग उन स्पेसिफिक टॉपिक्स के साथ डील करेंगे तो सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अभी के लिए थोड़ा थोड़ा हम लोग लिखते जाएंगे, सो दैट पॉइंट्स भूल ना जाए, जो 10th में पढ़ा है वो भूल ना जाए, ठीक है। तो गाइज लिख लो, लिख के हो जाए तो बता देना, जस्ट मुझे एक डन करके मैसेज लिख देना। ओके, थर्ड पॉइंट तुम लोगों को देखो, थर्ड पॉइंट डाल्टन ने क्या बता के रखा था? दैट दे शुड हैव अ सिंपल होल नंबर रेशियो, ठीक है। डाल्टन ने हम लोग को क्या बताया था?
दैट दे शुड हैव सिंपल 1 2 3 ऐसे वाले सिंपल होल नंबर रेशियो। बट जब हम लोगों ने नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स फाइंड आउट किए तो इनका रेशियो देखो कैसा है, 0.93। ये सिंपल है क्या? बिल्कुल नहीं। ये होल नंबर है क्या? वो भी नहीं है। तो हेंस थर्ड पॉइंट इज रूल्ड आउट। ठीक है, तो एक भी पॉइंट यहाँ पे करेक्ट नहीं था। ओके, तो गाइस सबका लिख के हो गया क्या? ओके, वेरी नाइस। अच्छा, हम लोग उनके एटम्स कैसे स्टोर होते हैं एंड ऑल हर एक चीज पढ़ेंगे। बट इनके बारे में तुम लोग रेडॉक्स रिएक्शन में एक पढ़ोगे, रेडॉक्स रिएक्शन करके एक चैप्टर है उसमें। एंड तुम लोगों ने जो एटम स्टोरेज कैसे होते हैं एंड ऑल पूछा, वो हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में। ठीक है, तो ये इस टॉपिक का पार्ट ही नहीं है, तो क्यों डील करें हम लोग अभी इसके साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लिख के हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस, विच इज रियली इंटरेस्टिंग और रियली रियली इंटरेस्टिंग। तो अच्छे से देखना। एंड अभी के लिए तुम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस, ठीक है, हेडिंग डालना। एंड अच्छे से, सिर्फ अगर सोने वाले रहोगे तो आराम से, नो जय, ऑल रिएक्शंस आर नॉट रेडॉक्स रिएक्शन। अगर तुम लोगों को नींद आने वाली रहेगी ऐसे लग रहा है तो मेरे साथ ड्रॉ करना। अगर तुम लोगों को लग रहा है कि तुम लोग अच्छे से मेरा प्रवचन सुन सकते हो तो प्लीज इसे एकदम अच्छे से ध्यान देके सुनना, तुम लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस, कैथोड रे की डिस्कवरी कैसे हुई थी। एंड कैथोड रेस याद रखो, मैं पहले से तुम लोग को बता के रख रहा हूँ, स्पॉइलर स्पॉइलर दे रहा हूँ पहले से। ठीक है, दैट कैथोड रेस आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स। बट जिसने ये डिस्कवर किया था कैथोड रेस, जिसने डिस्कवर की थी, उसको ये पता था क्या? तो नो, ही डिड नॉट नो इट, बट एक्चुअली दे वर इलेक्ट्रॉन्स। तो ये डिस्कवरी किसने की थी? तो दिस डिस्कवरी वाज डन बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज जूलियस लकर। ठीक है, ये डिस्कवरी किसने की थी? तो अ साइंटिस्ट कॉल्ड एज जूलियस लकर। ठीक है, एंड जूलियस लकर ने ये डिस्कवरी की थी 1859 में। तो ऑलमोस्ट 200 साल होने आ गए। ठीक है, एक्चुअली 200 साल नहीं, ऑलमोस्ट 150 साल हो गए। ठीक है, 150 ईयर्स हो गए इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करके। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये डिस्कवरी क्यों करी, मतलब ये डिस्कवरी करी तो उन्होंने जानबूझ के नहीं थी, इनडायरेक्टली हो गई थी इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी। कैसे हुई थी वो देखते हैं, उनका मोटिव क्या था। तो देखो, बिगिनिंग ऑफ 1800 में हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी की खोज कर ली थी। ठीक है, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही इलेक्ट्रिसिटी की खोज कर ली थी। एंड वी न्यू दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास्ड थ्रू मेटालिक वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास्ड थ्रू मेटालिक वायर। ठीक है, तो ये पहले से मेटालिक वायर के थ्रू हम लोग पास कर सकते हैं। एंड मेटालिक वायर इज मेड अप ऑफ विच सब्सटेंस, सॉलिड मेटल और सॉलिड लिक्विड या गैस। तो दे आर मेड अप ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो हम लोगों को ये तो पता चल गया था कि इलेक्ट्रिक करंट कैन बी पास्ड थ्रू सॉलिड्स। फिर एक दूसरे साइंटिस्ट आए कॉल्ड एज माइकल फैराडे। कॉल्ड एज माइकल फैराडे, नाम तो सुना ही होगा। एंड उन्होंने क्या सोचा कि अच्छा बेटा, अगर सॉलिड में से पास कर रहे हो तो मैं लिक्विड में से पास करके दिखाऊंगा। उन्होंने क्या किया, पानी लिया, लिक्विड लिया कोई भी एक। ठीक है, अभी हम लोग इनके डेप्थ में नहीं जाएंगे, बट उन्होंने एक लिक्विड लिया एंड लिक्विड के अंदर ऐड कर दी 2 वायर। लिक्विड के अंदर ऐड कर दी 2 वायर। अब समझ लो इन वायर को उन्होंने ओपन करके ऐड कर दिया था, मतलब ये उनके आगे की जो एज दिखती है कॉपर की, वो दिख रही है हम लोगों को। ठीक है, ऐसे 2 मस्त में वायर ऐड कर दी। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, हम लोग डेप्थ में नहीं जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस एंड ऑल वो सब हम लोगों को नहीं देखना है, हम लोगों को एटम का स्ट्रक्चर देखना है। ठीक है, तो वो सारे बाकी के टॉपिक्स हम लोग अलग अलग जगहों पे पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब फिर उन्होंने पास किया करंट। अब करंट पास जब उन्होंने किया तो उनको दिखा कि भाई इधर से करंट जा रहा है, इधर से अगर करंट जा रहा है तो इधर से रिटर्न भी आ रहा है, इधर से रिटर्न भी आ रहा है। अब ये उनको कैसे पता चला? तो ये पता करने के लिए उन्होंने यहाँ पे लगा दी होगी एक एलईडी। एक्चुअली एलईडी नहीं लगाई थी उन्होंने, एमीटर या फिर वोल्ट मीटर अटैच किया होगा। बट ये सारे पॉइंट्स आई गेस तुम लोगों को अभी तक पता नहीं होंगे, व्हाट इज द एमीटर, व्हाट इज द वोल्ट मीटर। तो अज्यूम करते हैं कि उन्होंने एक छोटी सी एलईडी लगाई थी यहाँ पे, एंड वो एलईडी क्या हो गई, जल उठी। अगर एलईडी जल उठी तो करंट पास हो रहा है। बाय द वे, करंट पास करने के लिए हम लोगों को बैटरी लगेगी, तो बैटरी थी एंड बैटरी में से करंट पास हो रहा था। एंड वो जो एलईडी थी वो जल रही थी। ठीक है, एमीटर तुम लोगों को पता है, ओके, तो एमीटर लगाने के बाद तुम लोगों को पता चलेगा कि करंट पास हो रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को पता चला कि भाई सॉलिड में से हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट पास,
एंड लिक्विड में से भी हो रहा है। तो ये डिस्कवरी किसने की थी? तो दिस डिस्कवरी वाज डन बाय माइकल फैराडे। ठीक है, इसके ऊपर जो कुछ डिस्कशन था या फिर जो कुछ रिसर्च करनी थी वो हम लोगों को माइकल फैराडे ने करके दे दी। ठीक है, अब सॉलिड में हो रहा है, लिक्विड में हो रहा है। अब जूलियस अकर एक दिन जाग गए, उन्होंने बोला कि अच्छा ऐसा है। तो अब मुझे लग बता उनके दिमाग में क्या आया होगा? उनके दिमाग में क्या आया होगा? अब इलेक्ट्रिक करंट किस में से पास करना है? उनके दिमाग में, हाँ वेरी नाइस, उन्होंने सोचा कि अगर तुम लोग सॉलिड और लिक्विड में से पास कर रहे हो तो अभी मैं गैस में से पास करके दिखाऊंगा। परफेक्ट, हाँ अपन गैस में से करते हैं। परफेक्ट, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर गैस में से करना है, तुम लोगों को अंदर से क्या लग रहा है, मतलब तुम लोगों को अंदर से क्या फीलिंग आ रही है कि गैस में से करंट पास हो सकता है या नहीं हो सकता? गैस में से करंट पास हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। सब जन ना बोल रहे, कुछ लोगों ने यस बोला है और बाकी सब जन नो नो बोल रहे, ठीक है। अब मुझे बताओ, बारिश गिरते हुए कभी देखिए, बारिश, रेनफॉल देखा ही होगा, इसमें नो मत बोलना, देखा है। हाँ, अभी कुछ लोगों ने डायरेक्ट आंसर भी दे दिया। तो मुझे बताओ, बारिश जब गिरती है तो कभी बिजली चमकते हुए देखिए, लाइटनिंग, थंडर, देखा ही होगा, देखा है ना? तो मुझे बताओ, लाइटनिंग इज नथिंग बट इलेक्ट्रिकल आर्क, करेक्ट है कि रॉन्ग है? वहां पे इलेक्ट्रिसिटी है ना, एंड जब वो बिजली गिर रही है, लाइटनिंग जब नीचे आ रही है, तो कहा में से, किस में से आ रही है? आई गेस इट इज कमिंग थ्रू, क्या बोल रहे हो? ओके, हाँ, तो इट इज कमिंग थ्रू एयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वो गैस में से पास हो रही है ना, तो गैस में इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है, ठीक है। तो याद रखो, साइंटिस्ट जब रिसर्च करते हैं तो पहले वो सोचते हैं कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर नहीं हो रहा है तो क्यों ट्राई करेंगे? बट अगर होने के चांसेस है तो डेफिनेटली दे विल ट्राई इट, ठीक है। तो फिर जूलियस प्लकर आए एंड उन्होंने बोला कि भाई अभी मैं गैस में से करंट पास करके दिखाऊंगा, आज तक जो कुछ किसी ने किया नहीं है वो मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो, उन्होंने क्या अटैचमेंट की थी, कैसी अरेंजमेंट की थी, वो देखते हैं। अब ही टुक अ ट्यूब, उन्होंने एक ट्यूब ली, ठीक है, इन्होंने एक ट्यूब ली एंड ऑब्वियस है, ट्यूब में डायरेक्ट करंट तो पास नहीं होगा, कुछ तो मीडियम चाहिए ना हम लोगों को करंट एटलीस्ट ट्यूब के अंदर लेके जाने के लिए, ठीक है। तो ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिक करंट लेके जाने के लिए ही यूज्ड टू इलेक्ट्रोड्स, ही यूज्ड टू इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड तुम लोगों को पता होगा, इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए हम लोग मेटल्स यूज करते हैं, दोज मेटल्स आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड। अब मेटल में करंट क्या डायरेक्ट ऐसे ही पास होगा क्या? मेटल में करंट करंट ऐसे ही पास होता है कि हम लोगों को बैटरी अटैच करनी पड़ेगी? करंट डायरेक्ट ऐसे ही पास होगा कि हम लोगों को बैटरी अटैच करनी पड़ेगी? ओके, वी हैव टू अटैच अ बैटरी, वेरी नाइस, हम लोगों को बैटरी अटैच करनी पड़ेगी। तो बैटरी, बीच में जो जगह है वो बैटरी के लिए, ठीक है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, पहले ये देख लो, इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है। स्टोरी इन द सेंस थियरी, ठीक है। एंड बैटरी अटैच कर दी, एंड बैटरी यहाँ पे एक छोटा टर्मिनल और एक बड़ा टर्मिनल। मुझे बताओ, बैटरी का छोटा टर्मिनल जो रहता है वो पॉजिटिवली चार्ज रहता है, नेगेटिवली चार्ज? दिस इज नेगेटिवली चार्ज, परफेक्ट, एंड बिगर वन इज पॉजिटिवली चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज जिस इलेक्ट्रोड को अटैच है उसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव जिस इलेक्ट्रोड को अटैच है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज कैथोड, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज कैथोड, and positively charged electrode is called as anode, positively charged electrode is called as anode. Any doubt guys? Okay, तो अब यहां तक शायद तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक करंट किस में से पास कर रहे हैं? गैस में से, तो ट्यूब के अंदर गैस भी तो भरनी चाहिए। तो हम लोगों ने, मतलब हम लोगों ने इन द सेंस जूलियस ने ट्यूब के अंदर गैस भरना स्टार्ट कर दी। देखो, जैसे हाइड्रोजन गैस है ऐसे समझ लेते हैं। तो जूलियस ने ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस फिलअप करना स्टार्ट कर दिया, हाइड्रोजन के एटम्स फिलअप करना स्टार्ट कर दिया। दीज आर माई हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है, दिख रहे होंगे सबको तो। एंड फिर उन्होंने बैटरी ऑन कर दी, बैटरी में प्लग ऐड करना पड़ता है, तो उन्होंने बैटरी ऑन कर दी। अब मुझे बताओ, क्या लगता है उनको कुछ दिखा होगा क्या? उनको कुछ दिखा होगा क्या?
हाँ प्लस की हम लोग केमिस्ट्री में उतना डिटेल में नहीं जाते, की एंड ऑल दिखाने की झंझट में नहीं गिरते, बट कुछ दिखा होगा क्या? तो कुछ लोग यहाँ पे स्पार्क लाइट ब्ला 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 बोल रहे हैं, बट कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा, बिल्कुल कुछ नहीं दिखा। ठीक है, तो उन्होंने सोचा अच्छा ऐसा है, तो फिर ही थॉट कि लाइक चलो लाइट देखने के लिए, मतलब चार्ज पास हो रहा है ये देखने के लिए हम लोगों के पास स्पेशल मटेरियल्स रहते हैं, विच आर कॉल्ड एज स्किंटिलेटिंग मटेरियल। उनका नाम क्या रहता है? स्किंटिलेटिंग मटेरियल। स्किंटिलेशन मतलब क्या? स्किंटिलेशन मतलब क्या? स्किंटिलेशन मतलब क्या? अच्छा, स्किंटिलेशन मतलब ग्लो, ठीक है, ल्यूमिनेसेंस। स्किंटिलेशन इज नथिंग बट ल्यूमिनेसेंस या फिर ग्लो, एंड उसके लिए हम लोगों ने यूज किया ZnS, एंड ZnS इज अ स्किंटिलेटिंग मटेरियल, scintillating material which glows, scintillating material which glows in presence of चार्ज। वो चार्ज के कांटेक्ट में अगर आ गया तो वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। अब तुम लोगों ने ये कभी देखा है क्या? भाई ZnS इज यूज, सस्ता है और कुछ नहीं। अब मुझे बताओ तुम लोगों ने कभी ये देखा है क्या? स्किंटिलेटिंग मटेरियल तुम लोगों ने कभी अपने लाइफ में देखा है क्या? तो अच्छा, हाँ कहाँ पे देखा है? कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, नहीं देखा है। ओके, नहीं देखा है, नहीं देखा है। इन बल्ब्स, बल्ब्स में किधर स्किंटिलेटिंग मटेरियल रहता है? जुगनू नहीं। ओके, मैं तुम लोगों को बताता हूँ तुम लोगों ने स्किंटिलेटिंग मटेरियल कहाँ पे देखा है। मेरे पास एक यार एक्चुअली तुम लोगों के घर पे भी होगा, तो देखो मुझे बताओ तुम लोगों के घर पे वो पुराने जमाने की ट्यूबलाइट है क्या? मतलब अभी तो यूजुअली कोई यूज नहीं करता, बट पुराने जमाने की वो ट्यूबलाइट है क्या किसी के घर पे? अगर नहीं होगी तो एक जमाने में तो थी ना, देखी होगी। मेरी एज इतनी भी बड़ी नहीं है कि तुम लोग इतने छोटे हो मेरे सामने कि तुम लोगों ने ट्यूबलाइट देखी है और मैं, सॉरी, तुम लोगों ने नहीं देखी है और मैंने देखी है, ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो तुम लोगों ने ट्यूबलाइट देखी है, परफेक्ट। अब मुझे बताओ किसी दिन अगर तुम लोगों से गलती से ट्यूबलाइट टूट गई, साफ वाफ कर रहे हो रहोगे या फिर खेल रहे रहोगे और तुम लोगों से ट्यूबलाइट अगर टूट गई, तो उसमें से क्या बाहर निकलता है? हाँ, व्हाइट पाउडर बाहर निकलती है, वेरी नाइस। एक व्हाइट पाउडर बाहर निकलती है, उसके अंदर से गैस नहीं रहती है, वो एक्चुअली पाउडर रहती है। ठीक है, तो अब जो पाउडर बाहर निकली, जो पाउडर बाहर निकली, तुम लोगों ने कभी वो पाउडर देखी है क्या? वो एक्चुअली मर्क्यूरी की पाउडर रहती है। ठीक है, पाउडर किसकी है उसमें हम लोगों को नहीं जाना है, बट अगर तुम लोग उस पाउडर को उस अंदर के ट्यूबलाइट में से अच्छे से ऐसे क्लीन करोगे, उसके से अगर हाथ घुमाओगे या फिर उसको कपड़े से ऐसे पोछोगे, तो ट्यूबलाइट एक्चुअली व्हाइट कलर की नहीं रहती। ट्यूबलाइट एक्चुअली कलरलेस रहती है। अरे मम्मी पापा को बोल देना अगर गुस्सा कर रहे हैं तो कि साइंस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। आज घर पे अगर रहेगी तो उसको तोड़ देना, और फिर मम्मी पापा अगर गुस्सा कर रहे हैं तो बोलना कि साइंस के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्यूबलाइट एक्चुअली कलरलेस रहती है, एंड उसके अंदर ट्यूबलाइट एक्चुअली कलरलेस रहती है, एंड उसके अंदर जो व्हाइट कोटिंग रहती है उसकी वजह से वो व्हाइट दिखती है। अब होता क्या है, तो तुम लोग जब इसमें करंट पास करते हो, यहाँ से करंट पास होता है, इधर से ऐसे करंट पास हो रहा है, करंट इज नथिंग बट चार्ज। चार्ज की वजह से वो व्हाइट पाउडर ग्लो करना स्टार्ट करती है और तुम लोगों के घर में उजाला होता है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग ट्यूबलाइट कैसे वर्क करते हो वो नहीं बता रहे, वो सीख रहे हैं, बट तुम लोगों ने ट्यूबलाइट ग्लो होते हुए देखी होगी, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस रहती है। तो सिमिलरली स्किंटिलेटिंग मटेरियल भी वैसे ही वर्क करता है, उसकी वजह से तुम लोगों को मस्त ब्राइट लाइट मिलती है। एनी डाउट? स्किंटिलेटिंग मटेरियल सबको समझ में आ गया? शायद से आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने स्किंटिलेटिंग मटेरियल ऐड कर दिया, एंड उनको लगा कि अभी दिखेगा, अभी करंट दिखना चाहिए, अभी स्पार्क दिखेंगे। दिखा क्या? कुछ नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। ठीक है, तो अब ऐसे टाइम पे क्या करें? मतलब एक्सपेरिमेंट हम लोगों का रुक गया ना, तो अभी ऐसे टाइम पे क्या करें? तो उन्होंने वापस सोचा होगा किधर मिस्टेक हो रही है। तो अब मुझे बताओ, मतलब इनके उनके दिमाग में यही आया, ये मुझे पता नहीं, बट लेट्स अज्यूम जब लाइटनिंग स्ट्राइक नीचे आती है तो उसकी पावर कितनी रहती है? उसकी पावर कैसे रहती है? मतलब अगर लाइटनिंग स्ट्राइक जमीन पे गिर गई, झाड़ पे गिर गई समझ लो, तो झाड़ जल के राख हो जाता है, करेक्ट और रॉन्ग? बहुत ज्यादा पावर रहती है, परफेक्ट। एंड इन्होंने जो बैटरी यूज की थी, इन्होंने जो ये बैटरी यूज की थी, उसमें उतनी पावर है क्या? तो नहीं, इसमें इतनी पावर नहीं थी एक्चुअली। ठीक है, तो व्हाट ही थॉट कि यार मेरे बैटरी में प्रॉब्लम होगा, मेरे बैटरी में उतना जूस ही नहीं है दैट इट कैन सेंड इलेक्ट्रिक करंट थ्रू गैस, so let's give it some more juice। ठीक है,
तो उन्होंने उसका वोल्टेज बढ़ाना स्टार्ट किया। वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते ऐसे मतलब मस्त ऐसे लीवर खींचा रहेगा उन्होंने, इमेजिन कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअली में वो लीवर था नहीं था आई डोंट नो, बट इमेजिन करते हो मूवीज में कैसे ऐसे लीवर खींचते हुए दिखाते हैं, ऐसे लीवर उन्होंने आगे की तरफ किया रहेगा फुल ऑन, एंड वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते इट वेंट टू 10,000 वोल्ट, 10 raised to 4 वोल्ट, मतलब 10,000 वोल्ट। ठीक है, इतना करके भी कुछ नहीं हो रहा था, एंड 10,000 वोल्ट वो बोले कि बस अभी इसके आगे लेके जाऊंगा तो किसी ने तो यहाँ पे लिखा भी है बूम, बूम हो सकता है। ठीक है, तो ही वॉज लाइक कि नहीं अभी इसके आगे रिस्क नहीं लेना है, फिर भी करंट पास नहीं हो रहा है, अब क्या कर रहे, तो ही थॉट कि शायद से करंट पास होने का ट्राई कर रहा है, बट गैस के अंदर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और गैस के रेजिस्टेंस की वजह से वो पास नहीं हो पा रहा रहेगा। मैं क्या बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? करंट इज ट्राइंग टू बी पास, बट गैस के अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होगा एंड वो पास नहीं हो पा रहा होगा। तो गैस बहुत ज्यादा मैंने ऐसे एकदम बहुत भर के रखी है ना, तो गैस थोड़ा कम करके देखते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, करेक्ट बोल रहे हो सानी का, इसके बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा होगा, तो गैस के मॉलिक्यूल्स थोड़े कम करने पड़ेंगे। अब मुझे बताओ गैस के मॉलिक्यूल्स हम लोग को कम करने हैं, कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स कम कर सकते हो? क्या यूज करना पड़ेगा बताओ? वैक्यूम पंप, वेरी नाइस। तुम लोगों के घर पे या फिर बिल्डिंग में पानी, बिल्डिंग का पानी ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर पे लेके जाने के लिए पंप यूज करते हैं, तुम लोगों को पता होगा, उसे मोटर पंप या फिर वाटर पंप बोलते हैं। सिमिलरली गैस को भी पंप पंप करने के लिए हम लोग वैक्यूम पंप यूज करते हैं। वैक्यूम पंप क्या करेगा, गैस को निकालना स्टार्ट करेगा। ठीक है, तो वो गैस को निकाल रहा है। गाइस, तुम लोगों को किसी भी पॉइंट पे अगर लग रहा होगा कि मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, जस्ट टेल मी, बिकॉज यूजुअली मैं इतना स्लो नहीं जाता, बट फर्स्ट लेक्चर है तो यूज टू होने के लिए थोड़ी स्पीड मेरी स्लो रखी है मैंने जानबूझ के। ठीक है, तो वैक्यूम पंप अटैच करते ही गैस वो सक करना स्टार्ट कर देगा, तो जुप, गैस सक होना स्टार्ट हो गई, दिख रही है? ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, तो वो कम होना स्टार्ट हो गए। नाउ धीरे धीरे उसने गैस के मॉलिक्यूल्स सक करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, धीरे धीरे उसने गैस के मॉलिक्यूल्स करना स्टार्ट कर दिया, एंड बहुत कम गैस के मॉलिक्यूल्स बच गए। एंड ये वैक्यूम पंप लगाते ही, यूरेका, ये वैक्यूम पंप लगाते ही सॉ कि हाँ करंट इज फास्टिंग, तो इन्होंने अटैच कर दिया वैक्यूम पंप। मुझे बताओ गैस के मॉलिक्यूल्स अगर तुम लोग कम करोगे, इन्होंने अटैच कर दिया वैक्यूम पंप, एंड जैसे ही तुम लोग गैस के मॉलिक्यूल्स कम करोगे, प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट होगा, एंड प्रेशर कम होके हो क्या था, 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेयर। एंड इतने कम प्रेशर पे एट लास्ट उनको ग्लो दिखना स्टार्ट हो गया। परफेक्ट, करेक्ट बोल रहे हो सब जन। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे ऐसे टाइम पे तुम लोगों को ग्लो दिखना स्टार्ट हो गया, तो यहां से कुछ रेज जा रही थी और यहाँ पे जाके जिंक सल्फाइड पे जाके ग्लो दिखाना स्टार्ट कर रही थी। ठीक है, यहाँ से कुछ लाइन लाइट जा रही थी, लाइट मतलब चार्ज जा रहा था, जो उनको दिख रहा था क्या, तो नहीं, इनको ये दिख ही नहीं रहा था, याद रखना, ग्लो इनको इस तरफ दिख रहा था। तो इसके वजह से उनका कंक्लूजन ये था कि भाई कुछ तो कैथोड से निकल रहा है, समथिंग इज कमिंग आउट ऑफ माई कैथोड एंड इट इज गोइंग टूवर्ड्स एनोड, इट इज गोइंग टूवर्ड्स एनोड। ठीक है, तो अब इसमें किसी को कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछ लो। देखो हम लोगों को कैसे पता कि ये कैथोड से एनोड की तरफ ही जा रहे हैं? तो देखो, उन्होंने जो स्किंटिलेटिंग मटेरियल है, ये तुम लोगों के बुक्स में दिया नहीं रहता, लिखा नहीं रहता ऐसा कुछ, बट स्किंटिलेटिंग मटेरियल दोनों साइड पे लगाया था। ग्लो सिर्फ एक ही साइड पे आएगा उसको पता था क्या? उनको पता था कि ग्लो सिर्फ इस डायरेक्शन में आने वाला है? नहीं पता था। उन्होंने दोनों साइड पे लगाया, एंड फिर उनको स्किंटिलेशन, ल्यूमिनेसेंस जो दिखा वो एनोड के साइड पे दिखा। तो इसका मतलब क्या है, तो कुछ तो कैथोड से निकल रहा है और वो एनोड की तरफ जा रहा है, कुछ तो कैथोड से निकल रहा है और वो एनोड की तरफ जा रहा है। एंड हेंस since they were originating from cathode, he named them as cathode rays. He named them as cathode rays. Guys, अगर समझ में आया होगा तो जल्दी जल्दी ये डायग्राम निकालो, देन विल सी अ
वीडियो, ठीक है सर। तब वैक्यूम पंप था, जब वैक्यूम पंप बनाना बहुत इजी रहता है, तुम लोग घर पे भी ये ट्राई कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। वैक्यूम बनाना इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं रहता, ठीक है, वाटर डिस्प्लेसमेंट से भी हम लोग उसे बना सकते हैं। थिंग्स आर क्वाइट इजी यार, हम लोगों को जितना लगता है उतना डिफिकल्ट नहीं रहता। अद्वैत, वेरी नाइस पॉइंट, याद रखो कैथोड रेस कैन पेनिट्रेट स्मॉल पीस ऑफ मेटल, छोटे मेटल के पीसेस को वो पेनिट्रेट कर सकते हैं। अद्वैत, हम लोग इस पॉइंट पे आएंगे, डोंट वरी, हम लोग इस पॉइंट पे आएंगे, आप जो बोल रहे हो, ठीक है। तुम लोगों को कुछ भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। सर, डिड द ग्लास नॉट ब्रेक बिकॉज द एटमॉस्फेयर प्रेशर वाज सो हायर देन द इनसाइड? नहीं, ब्रेक नहीं होगा, बिकॉज जो ग्लास यूज करेंगे ट्यूब की वो एक्चुअली अच्छी खासी रहेंगी। तुम लोगों के घर का जो बल्ब रहता है, इवन उसके अंदर वैक्यूम रहता है, वो जब फूटता है तो तुम लोगों को पता होगा फट करके आवाज आता है, तो वो कभी ब्रेक होता है क्या? नहीं, उसके अंदर भी वैक्यूम कंडीशन ही रहती है, ठीक है। तो याद रखो ग्लास इजीली ब्रेक होने वाला मटेरियल नहीं है। कैथोड रेज आर रेडिएशन, या यू कैन से दीज दे आर रेडिएशन, वेव फॉर्म में वो जा सकता है। आएंगे हम लोग हर एक पॉइंट पे आएंगे, डोंट वरी। आर्गन का एनवायरमेंट रहता है बट उसका प्रेशर बहुत कम रहता है, उसका प्रेशर बहुत कम रहता है। तुम लोगों के घर के बल्ब में आर्गन का एनवायरमेंट रहता है डेफिनेटली, बट उसका प्रेशर बहुत कम रहता है। चलो गाइस, ये डायग्राम बना लो, ये डायग्राम बना लो, एंड किसी को अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लो। ओके गाइस, आई एम गोइंग टू शो यू अ वीडियो, ठीक है, एंड जिसमें तुम लोगों को कैथोड रे एक्सपेरिमेंट दिखेगा, नथिंग एल्स। तो चलो एक वीडियो प्ले करते हैं। ओके, समटाइम्स व्हाइल प्लेइंग दिस वीडियो, मतलब फुल स्क्रीन करते वक्त ये अटक जाता है। ओके, हो गया, चलो देखो वीडियो। दिख रहा है ना सबको? ये वीडियो बाद में आराम से देखना। दिस गाय इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, दैट देयर इज नो गैस इनसाइड दिस ट्यूब एंड एवरीथिंग एल्स, ठीक है। विच वन इज कैथोड, विच वन इज एनोड, कहाँ से लाइट आएगी, कहाँ से लाइट जाएगी, ही विल टेल यू एवरीथिंग। राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू लिसन, बिकॉज तुम लोगों का आवाज जो आएगा वो डिस्टॉर्टेड आएगा, ठीक है। तो आराम से आप बाद में तुम लोग वीडियो देख लेना, अभी के लिए मत। आवाज नहीं देखेंगे हम लोग, सिर्फ लाइट देखेंगे। दिख रहा है तुम लोगों को ओरिजिनेट होते हुए? मैंने पॉज कर दिया वीडियो, ठीक है। तुम लोगों को ये दिख रहा होगा, मेरा माउस एक्चुअली नहीं दिख रहा है अंदर के लिए, तो नहीं दिख रहा है, ओके। तो देखो यहाँ पे इधर से ओरिजिनेट होके दे आर गोइंग टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, दिख रहा है? इधर से ओरिजिनेट होके वो ब्रॉड होते जा रहे हैं, इट इज बिकमिंग ब्रॉडर, ठीक है। तो तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये ओरिजिनेट होते होते ब्रॉड होते हुए जा रहे हैं। एंड एक छोटा सा पॉइंट तुम लोग नोटिस किया क्या? वो हर एक जगह पे ग्लो कर रहे हैं। वो हर एक जगह पे ग्लो ग्लो करने का रीजन क्या है? मुझे ये वीडियो थोड़ा बैक लेके जाना पड़ेगा, तब तुम लोगों को ये पता चलेगा। जस्ट अ मिनट। हाँ, तो तुम लोग ये व्हाइट एरिया देख रहे हो क्या? पूरी ट्यूब तुम लोगों को व्हाइट दिख रही है, ट्रांसपेरेंट है क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज होल ट्यूब इज कोटेड विथ जिंक सल्फाइड और इट्स अ स्किंटिलेटिंग मटेरियल। गाइस, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? हम लोगों ने जो पीछे की तरफ अटैच किया था, हम लोग डायग्राम्स में पीछे की तरफ उसे अटैच करते हैं, बट यूजुअली हम लोग पूरे ट्यूब को उसको स्किंटिलेटिंग मटेरियल से कोट करते हैं, ट्यूबलाइट की तरह, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ही इज एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, ये वीडियो आराम से देख लेना, अभी सर्च करते मत बैठना, अभी लिख लो, सब कुछ कर लो आराम से, तुम लोग बाद में देख सकते हो। एंड अभी तुम लोगों को लाइट आते हुए दिख रहा होगा, ठीक है। अभी तुम लोगों को लाइट आते हुए दिख रही होगी, वो उस डायरेक्शन में ही जा रही है जिस डायरेक्शन में हम लोगों ने लिखी है, ठीक है। एंड ठीक है, तो तुम लोगों को एक आइडिया आ गई होगी कैथोड रे ट्यूब की। अब मुझे बताओ, ऐसी कोई ट्यूब तुम लोगों ने देखी है क्या? रियल लाइफ में कभी देखी है क्या ऐसी कोई ट्यूब तुम लोगों ने? वाइट इज फ्लिकरिंग, तो वो स्टेडी नहीं है, ठीक है, वो सप्लाई जो है वो स्टेडी नहीं है। तो ऐसे ट्यूब तुम लोगों ने एक्चुअल में एक लाइफ में देखी है, ठीक है। और ऐसे नियॉन लाइट्स, परफेक्ट नियॉन लाइट्स भी एक अच्छा एग्जांपल है कैथोड रे ट्यूब का, ठीक है। तो एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। तुम लोगों के घर पे ऐसा डब्बा टीवी था क्या किसी जमाने में, कि तुम लोग सिर्फ एलसीडी देख के ही बड़े हुए हो? ऐसा डब्बा टीवी था, ओके। अब ये डब्बा टीवी अगर कभी किसी दिन खराब हुआ होगा, तो एक मैकेनिक आया होगा और उसने इसका जो बाहर का शेल है वो निकाला होगा, एंड अंदर की तरफ तुम लोगों को ऐसा एक छोटा सा कंपार्टमेंट दिखा होगा, और इसके एंडिंग में एक ऐसे
एक छोटा सा ग्लास का बल्ब दिखा होगा, दिखा था क्या कभी ऐसे छोटा सा ग्लास का बल्ब? ओके, कभी खोल के नहीं देखा क्या? अच्छा, देखा था। ठीक है, तो अच्छा उसको मार के ठीक हो जाते थे। ओके, तो अगर कभी तुम लोगों ने गलती से उसको खोला होगा, हाँ उसे CRTZ बोलते थे। वेरी नाइस, करेक्ट बोल रहे हो हर्ष। तो इन टीवीज को CRTZ बोलते थे। नेट पे सर्च करेंगे देखना, CRT टीवीज ऐसे बोलते थे, एंड विच आर कैथोड रे ट्यूब्स टीवी। ठीक है, इनका नाम ही CRT था। अभी आजकल हम लोग कैसे LCD, LED ऐसे बोलते हैं, तो इन्हें हम लोग CRT बोलते थे, कैथोड रे ट्यूब टीवीज। ठीक है, तो तुम लोगों की टीवी जो थी वो भी कैथोड रे ट्यूब पे ही चलती थी। ठीक है, तो गाइस ये डायग्राम बना के सबकी हो गई क्या? तो आगे बढ़े हम लोग। ओके, सबका लिख के हो गया? किसी का अगर लिखना बाकी होगा तो प्लीज हैंड रेस कर दो, एक हैंड रेस कर दो। ओके, दो लोग, दो ही लोगों का लिखना बाकी है। ओके, चार लोग। बोर्ड पे मैं नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। मतलब यूजुअली मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। आए मतलब बोर्ड और इसमें ज्यादा डिफरेंस लग रहा है क्या तुम लोगों को? अगर ज्यादा डिफरेंस लग रहा होगा तो यहाँ पे बाजू में ही तुम लोगों को बोर्ड दिख रहा होगा, तो वो भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं, बट आई प्रेफर दिस वे। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। एंड हाँ, इस वे में जब मैं लिखूंगा तो तुम लोगों को एंडिंग में PDF फाइल भी इसकी मिल जाएगी, सो दैट तुम लोगों का अगर कुछ लिखना बाकी हो तो तुम लोगों को वो आराम से लिखने मिल जाए, और तुम लोगों के पास डेटा में वो स्टोर भी रहेगा। ठीक है, ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इट्स वर्किंग। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन कि कैथोड रेस कैसे आ रही है। अब मुझे बताओ, तुम लोगों को क्या फीलिंग आ रही है ऐसे टाइम पे? तुम लोगों को ऐसा टाइम पे क्या फीलिंग आ रही है कि ये बैटरी इधर से इलेक्ट्रॉन सेंड कर रहा है, ये बैटरी इधर से इलेक्ट्रॉन सेंड कर रहा है, चार्ज सेंड कर रहा है, और इधर से ये करंट इधर से फ्लो हो रहा है, और वापस ये रिवर्स इस बैटरी के अंदर आ रहा है। तुम लोगों को ऐसी फीलिंग आ रही है क्या? देखो, तुम लोगों को लग रहा है क्या कि ये सर्किट ऐसे ही वर्क कर रहा है? करेक्ट। फर्स्ट लुक में सबको ऐसे ही लगा था कि इधर से करंट पास हो रहा है ऐसे बाहर की तरफ अंदर की तरफ, एंड सर्किट कंप्लीट हो रहा है। फर्स्ट लुक में सबको ऐसे ही लगा था कि यही कुछ ऐसे हो रहा है, बट दिस वाज नॉट। इसका एक्सप्लेनेशन बहुत टाइम के बाद हम लोगों को दिया JJ थॉमसन ने। किसने दिया? हम लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन बहुत टाइम के बाद JJ थॉमसन ने दिया था। तो इसलिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्रेडिट कभी कभी JJ थॉमसन को भी दिया जाता है। ठीक है, अब एक्चुअल में हुआ क्या था, मतलब एक्चुअल में होता क्या है, अब ये पार्ट देख लो। ये अगर तुम लोगों को समझ में आ गया तो तुम लोगों को केमिस्ट्री समझ में आ रही है ऐसे समझ सकते हो तुम लोग। अगर इसमें डाउट रहे तो पूछ लेना, हम लोग वापस एक्सप्लेनेशन देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये दो कैथोड और एनोड थे। कैथोड मतलब नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट इलेक्ट्रोड, एंड एनोड मतलब पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। अब इनके बीच में क्या प्रेजेंट था? हाइड्रोजन की गैस प्रेजेंट थी। तो देखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन उसने बल्ब की डिस्कवरी की थी कि नहीं मुझे आइडिया नहीं है गाइस, सॉरी। हाइड्रोजन ऐसे कुछ दिखने वाला है। ठीक है, इसके अंदर एक प्रोटॉन रहता है और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है, और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, अब गाइस आई एम गेटिंग अ कॉल, जस्ट अ मिनट। ओके गाइस, तो देखो इसकी वर्किंग कैसे थी, इसका एग्जैक्ट वर्किंग। कैथोड रेज एक्चुअल में हम लोगों ने जो ये डायग्राम बनाई है वैसे फ्लो हो रहे थे क्या? बिल्कुल नहीं हो रहे थे, दिस इज ऑल फॉल्स। तो ये एक्चुअल में कैसे हो रहा था, तो देखो,
हाइड्रोजन का एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में ट्रैप्ड है। अब पहले तो ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में बहुत मस्त वाला अट्रैक्शन था, ठीक है। इनका बॉन्ड जो है वो एकदम मजबूत है, फेविकॉल वाला, ठीक है, और इनके बीच में बहुत अच्छा अट्रैक्शन था। बट हम लोगों ने फिर पिक्चर के अंदर नया एक हीरो लाया, नया पॉजिटिव चार्ज लाया। अब देखो, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ के था, बट हम लोग इस हीरो को ज्यादा ही पावर देते गए। कितनी पावर दी? 10⁴ वोल्ट जितनी। मुझे बताओ, इतने पोटेंशियल पे ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा वैल्यू वाला बन गया, करेक्ट और रॉन्ग? अब मैंने जैसे तुम लोगों को बताया था, जूलियस ने क्या किया था, अपना लीवर ऐसे आगे की तरफ लेके गया, तो धीरे धीरे वो उसकी पावर क्या करते गया, बढ़ाते गया। धीरे धीरे इस पॉजिटिव चार्ज की पावर हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। अब इस पॉजिटिव चार्ज की पावर अगर बढ़ेगी तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करना स्टार्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खुद अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। गाइस समझ में आ रहा है क्या? अब जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ये बेचारा इलेक्ट्रॉन इस अपने प्रोटॉन से दूर जाना स्टार्ट होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। अब डिस्टेंस अगर इंक्रीज होगा तो ये प्रोटॉन बहुत ट्राई कर रहा है कि अपने इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखे, बट हम लोग क्या करते जा रहे हैं, हम लोग इस पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज्यादा अमाउंट में इंक्रीज करते जा रहे हैं। वेरी नाइस मोक्ष, करेक्ट बोल रहे हो, इट इज अ प्लाज्मा, इट इज अ प्लाज्मा, इट इज काइंड ऑफ अ प्लाज्मा। हम लोग अपने पॉजिटिव चार्ज को बहुत बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये बेचारा इलेक्ट्रॉन और दूर जा रहा है, ये बेचारा इलेक्ट्रॉन और दूर जा रहा है। एंड हमारा पॉजिटिव चार्ज इसको फिर भी पकड़ के रखने की कोशिश कर रहा है, बट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। गाइस एनी डाउट? एनी डाउट? अब एक पॉइंट आएगा, जब एक पॉइंट आएगा जब ये पॉजिटिव चार्ज सुपर पावरफुल हो गया, बहुत ज्यादा पावर दे दी, कितनी, तो 10⁴ वोल्ट्स की। एंड 10⁴ वोल्ट्स की पावर, इतनी पावर लेने के बाद ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट बाहर खींच लेगा। एंड जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, प्रोटॉन से दूर चला गया, एंड इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स माय पॉजिटिव चार्ज। एनी डाउट गाइस? एंड दिस नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट माय कैथोड रे। दिस नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट माय कैथोड रे। समझा? तो एक्चुअल में मुझे बताओ, यहाँ पे करंट पास हो रहा है या इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं? यहाँ पे करंट पास हो रहा है या इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं? तो यहाँ एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है, करेक्ट है, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? करंट क्या रहता है? करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर फ्लो ऑफ चार्ज, करेक्ट और रॉन्ग? करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नथिंग बट अ चार्ज पार्टिकल। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग बोल सकते हैं ना, करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे करंट पास हो रहा है, इनडायरेक्टली यहाँ पे करंट पास हो रहा है। गाइस एनी डाउट? एनी डाउट गाइस? ओके। अब देखो अब मैं तुम लोगों को दो टर्म्स बताने वाला हूँ जो इस टॉपिक में आने की जरूरत नहीं है, बट अगेन हम लोग आगे जाके पढ़ने वाले, तो मैं तुम लोगों को दो पॉइंट्स बताने वाला हूँ। नहीं समझा तो आगे आराम से देखेंगे, ठीक है। तो देखो, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से दूर जाना स्टार्ट हुआ था, जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से दूर जाना स्टार्ट हुआ था, तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हुआ। एंड जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पोलराइजेशन। उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे पोलराइजेशन, ठीक है। एंड जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर से पूरी तरह से बाहर निकल गया, जब इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर से पूरी तरह से बाहर निकल गया, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन। तब उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन, ठीक है। तो देखो गाइस, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, तो वापस एक बार मैं इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, अच्छे से देखना, जिस किसी को डाउट होगा अच्छे से देखो वापस एक बार, ठीक है। अब हो रहा क्या था, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इनके बीच में अच्छा खासा बॉन्ड पहले से प्रेजेंट था, बट हम लोगों ने बाहर से एक एक्स्ट्रा का पॉजिटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज पहले इतना पावरफुल नहीं था, बट धीरे 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 हम लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे हम लोगों ने इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ाना स्टार्ट किया। अब जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ते गई, ये इलेक्ट्रॉन क्या होने स्टार्ट हो गया, ये इलेक्ट्रॉन अपने प्रोटॉन से थोड़ा थोड़ा दूर जाना स्टार्ट हुआ। समझ में आ रहा है? हम लोग पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है एंड वो धीरे धीरे दूर जाना स्टार्ट हो रहा है, और एक पॉइंट के बाद वो हमारे एटम से बाहर निकल गया। एटम से बाहर निकलने के बाद वो क्या करेगा, वो आगे आगे बढ़ते जाएगा एंड एक पॉइंट पे वो मेरे पॉजिटिव चार्ज के पास चला जाएगा। क्या समझ में आया?
ओके, बाकी तुम लोगों के जो कुछ सारे डाउट्स है वो हम लोग आराम से देखेंगे, ठीक है। यस मोक्ष, पोलराइजेशन तभी भी होता है, करेक्ट बोल रहे हो, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन एंड दीज आर कैथोड रेज, दीज आर कैथोड रेज, ठीक है। तो कैथोड रेज आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स। कैथोड रेज और जेजे थॉमसन का रिलेशन क्या है? तो गाइस देखो, जूलियस प्लकर ने हम लोगों को गैस में से करंट पास करते करके दिखाया था। जूलियस प्लकर का काम, जूलियस प्लकर ने क्या काम किया था? उन्होंने हम लोगों को गैस में से करंट पास करते हुए दिखाया था और उस करंट को उन्होंने नाम दिया था कैथोड रेज। जेजे थॉमसन ने कैथोड रेज कैसे प्रोड्यूस हो रही है वो हम लोगों को बताया था। जेजे थॉमसन ने कैथोड रेज प्रोड्यूस कैसे हो रही है वो हम लोगों को बताया था। अद्वैत, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि फिर प्रोटॉन का क्या होगा। देखो, इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया तो इसके अंदर एक प्रोटॉन बच गया, उसका क्या होगा? अब तुम लोग ही मुझे बताओ उसका क्या होना चाहिए। देखो, अगर इलेक्ट्रॉन इधर से बाहर निकल गया तो मेरे प्रोटॉन का क्या होना चाहिए? हाँ, वेरी नाइस, हाइड्रोजन का आयन बन गया। विमी करेक्ट बोल रहे हो। ओके, इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड, परफेक्ट करेक्ट बोल रहे हो। सॉरी, एनोड नहीं, कैथोड। इट विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड, ठीक है। तो ये कैथोड की तरफ मतलब नेगेटिव चार्ज की तरफ चला जाएगा, परफेक्ट। बट इस पॉइंट पे हम लोग बाद में आएंगे, इस पॉइंट पे हम लोग थोड़े देर के बाद में आएंगे, ठीक है। तो चलो, ये हम लोग बाद में देखेंगे कि प्रोटॉन का क्या होता है, बट इलेक्ट्रॉन के बारे में सबको समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, लेक्चर स्टिल 9 o'clock, तो आज तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। ओके, तो ये डायग्राम बना लो, 2 मिनट दे रहा हूँ तुम लोगों को ड्रॉ करने के लिए, ये डायग्राम बना लो। गाइस, स्पीड कैसे लग रही है? ओके गाइस, तुम लोगों को जेजे थॉमसन का एक्सप्लेनेशन जो है वो कोई लिखने के लिए नहीं पूछेगा, तुम लोगों के कॉलेज के एग्जाम में भी लिखने के लिए नहीं पूछेंगे, ठीक है। ओके, जिस किसी को ये स्लो लग रहा है, डोंट वरी, मैं मेरे इंटरनेट पे कोई भी वीडियोस देख लेना, मैं अच्छा खासा फास्ट जाता हूँ, ठीक है। तो डोंट वरी, हम लोग फास्ट जाएंगे, बट कैसे, ये शुरुआत है, तुम लोग मेरे साथ थोड़ा यूज टू हो जाओ। कृष्णा, हम लोग जब वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव इन दोनों के बीच में वो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है 10⁻⁴ वोल्ट्स का। तो तुम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को जूस अप कर रहे हो, दोनों को पावर दे रहे हो, ठीक है। चैनल का नाम इज मास्टर क्लास, ठीक है, मास्टर क्लास ये। बट यू कैन जस्ट चेक केमिकल बॉन्डिंग वेबिनार, या फिर कोई भी एक टॉपिक ले लो। सबसे इजीएस्ट तुम लोगों को अभी के लिए आई गेस थर्मोडायनेमिक्स मिल सकता है, या फिर केमिकल बॉन्डिंग वेबिनार ऐसे सर्च करना, तुम लोगों को पूरा चैनल मिल जाएगा। इजीएस्ट वे, केमिकल बॉन्डिंग वेबिनार ऐसे सर्च करना, यू विल गेट द होल चैनल, एंड वहां पे देख लेना। वोल्टेज क्या होता है वो फिजिक्स का पार्ट आ गया गाइस, तो फिजिक्स का पार्ट अभी यहाँ पे मत पूछो, वो फिजिक्स में तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखो, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ स्प्रिंट करे, थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दे, तो इज इट ओके? इज इट ओके? तो नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस, ठीक है। क्लास इज टिल 9 o'clock, राइट गाइस? क्लास इज टिल 9 o'clock इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, तो चलो देखते हैं। नाउ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेस, कैथोड रेस की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या रहती है, ठीक है। तो नंबर वन, ये बहुत सिंपल है, दे ट्रैवल, दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये इतना कुछ मतलब बहुत बड़ी बात नहीं है, दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, व्हाट्स द बिग डील इन इट, ठीक है। एंड कास्ट शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड, प्लेस्ड इन देयर पाथ, इन देयर पाथ, ठीक है। तो देखो, यूजुअली कैथोड रेज जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेंगी, ये हम लोगों को पता है। अब कास्ट द शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन देयर पाथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट?
तो देखो अगर तुम लोगों ने टॉर्च ऑन की, यहाँ से तुम लोग टॉर्च मार रहे हो अपने मोबाइल की, और यहाँ पे तुम लोगों ने अपनी उंगली रखी, तो तुम लोगों के फिंगर की तुम लोगों को शैडो दिखेगी। सेम वे अगर कैथोड रेस के बीच में तुम लोगों ने किसी चीज को पुट कर दिया तो तुम लोगों को उसकी शैडो दिखेगी। ठीक है। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, दे प्रोड्यूस दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट मतलब क्या, तो वो चीजों को मूव कर सकते हैं। विंड जैसे चीजों को ब्लो करके लेके जाती है, वैसे ही वो चीजों को भी ब्लो कर सकते हैं। दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट एंड व्हेन a pinwheel a pinwheel is placed is placed in their path, a pinwheel is placed in their path, it starts it starts rotating। ठीक है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पिनविल? तो देखो तुम लोगों ने पिनविल सुना होगा, तुम लोग कभी जू चौपाटी गए हो? जू चौपाटी पे ऐसे दिखने वाली एक चीज मिलती है जो विंड के साथ गोल 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 घूमना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अब इसी को छोटा कर दो और एक पिन के ऊपर तुम लोग फिट कर सको, उतने साइज का बना दो, देन विल कॉल इट एज अ पिन विल। एंड पिन विल एकदम छोटा है, और पिन विल में ऐसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कोलाइड होते हैं, तो वो गोल 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 घूमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो याद रखो, कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सन रेज आर नॉट मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सन रेज ये गोल गोल घुमा नहीं सकते, बट कैथोड रेज वो इलेक्ट्रॉन से बने हैं। तो मैकेनिकल इफेक्ट मतलब क्या, तो दे कैन मूव थिंग्स। मैकेनिकल इफेक्ट मतलब क्या, तो दे कैन मूव थिंग्स। ठीक है। मैकेनिक्स मतलब मूवमेंट काइंड ऑफ थिंग। ठीक है। विंड मिल्स की तरह ही करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, व्हेन प्लेस्ड इन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड, दे गेट्स deviated। ठीक है। इन इलेक्ट्रिकल फील्ड इन इलेक्ट्रिकल फील्ड दे मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब मुझे बताओ, कोई चीज अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव कर रही है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर रही है, तो उसके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज रहना चाहिए? उसके खुद के ऊपर कौन सा चार्ज रहना चाहिए? नेगेटिव रहना चाहिए। वेरी नाइस। तो दे मूव टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज, हेंस हेंस दे कैरी दे कैरी नेगेटिव चार्ज। गाइज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेक्चर इज स्टिल 9 o'clock, कुछ लोग 8:30 बोल रहे हैं, तो लेक्चर इज स्टिल 9 o'clock गाइज। डोंट वरी, अगर तुम लोगों को 8:30 का मैसेज दिया होगा तो थोड़ी देर में हम लोग लेक्चर स्टॉप, मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने आ गए। ठीक है। ज्यादा कुछ हम लोग कंटिन्यू नहीं करने वाले, इलेक्ट्रॉन खत्म ही तो हो गया, हम लोग इसके अभी कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है। अच्छा, ओके, तुम लोगों को 2.5 आवर की आदत है, ये फर्स्ट तुम लोगों का आई गेस 2 घंटे का लेक्चर है। डोंट वरी, इट इज स्टिल 9 o'clock। ठीक है। बट आज तुम लोग आई गेस 1.5 आवर के माइंड सेट से आए थे, तो मैं थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा, ज्यादा नहीं, 15 मिनट तो तुम लोगों को जल्दी छोड़ ही सकता हूँ। ठीक है। तो फोर्थ फोर्थ पॉइंट के आगे जाने से पहले थर्ड पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखो, ये कैथोड रेज है। कैथोड रेज अगर मैं दूसरे किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड में अप्लाई कर रहा हूँ, दूसरे किसी इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब क्या, तो यहाँ पे मैंने दूसरे 2 इलेक्ट्रोड ऐड किए, ऊपर वाला इलेक्ट्रोड है नेगेटिव और नीचे वाला इलेक्ट्रोड है पॉजिटिव। अब कैथोड रेज दे आर नथिंग बट व्हाट, दे आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स, so they will start moving towards negative charge, will start moving towards positive charge। guys, are you getting it? ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ ऐसे डिविएट हो जाएगा, इनका पाथ डिविएट हो जाएगा। ठीक है। तो अब ये वीडियो में भी उन्होंने दिखाया था, हम लोगों ने जो वीडियो देखा था, मैंने हाफ वे शो किया था, तो वीडियो में ये दिखता है। देखो, नाउ दिस गाय विल ब्रिंग अ मैग्नेट, दिस गाय विल ब्रिंग अ मैग्नेट, एंड मैग्नेट के थ्रू इसको डिविएट करना स्टार्ट करेगा। इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर, वी कांट से सेम, बट बोथ आर इंटर रिलेटेड, दोनों एक ही साथ रहते हैं। ठीक है। तो देखो कैसे हो रहा है।
सेकंड फील्ड अगर वीक होगी तो डिविएशन ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा सा डिविएशन होगा। देखो दिख रहा है मैग्नेट वो जैसे ही नीचे लेके जा रहा है, कैथोड रे भी धप करके नीचे जा रही है। समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? या मैंने वीडियो ऑन ही नहीं किया है? ऑन है, ऑन है। ओके, तो गाइस कैन यू सी इट? तो अब ही विल जस्ट फ्लिप इट। अब फ्लिप करके देखो वो ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गया। उन्होंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को नॉर्थ पोल को साउथ में कन्वर्ट कर दिया, तो वो डायरेक्ट ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो जस्ट वॉच दिस वीडियो, बाद में आराम से देखना। ठीक है, एक बार उल्टा करेंगे तो रिपेल हो रहा है, उल्टा करेंगे तो वो अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कैथोड रेज कैन बी डिफ्लेक्टेड, दे कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड, दोनों के साथ डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अब उन्होंने वीडियो बनाते वक्त मैग्नेट यूज किया, बट तुम लोगों को पता है दोनों एक दूसरे के साथ ही अटैच रहते हैं। ठीक है ना, सेकंड पॉइंट ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है गाइस। देखो सेकंड पॉइंट, दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट एंड व्हेन अ पिन व्हील इज प्लेस्ड इन देयर पाथ इट स्टार्ट्स रोटेटिंग। मतलब क्या, तो अगर तुम लोगों ने एक छोटा सा ऐसे पवन चक्की जैसे दिखने वाला इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे अटैच कर दिया, एक छोटा सा ऐसे पवन चक्की विंड मिल जैसा दिखने वाला एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे अटैच कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आके इससे टकराएंगे एंड इट विल स्टार्ट रोटेटिंग। ठीक है, तो ना आई नो ये एक्सप्लेन किया है बट किसी को डाउट है, इसलिए मैंने वापस एक्सप्लेन कर दिया। तो सेकंड पॉइंट इतना ही है। एंड थर्ड पॉइंट, ये हमेशा इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक फील्ड के वजह से डिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, किसी का तो इंटरनेट कनेक्शन आई गेस निकल गया था, हेंस ही वाज आस्किंग अगेन। अब कैथोड रेज क्रिएट, ये मुझे लगता नहीं है मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है। कैथोड रेज क्रिएट फ्लोरोसेंस। ठीक है, दे क्रिएट फ्लोरोसेंस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लोरोसेंस, मुझे बताओ। तुम लोगों ने फ्लोरोसेंट कलर सुने रहेंगे, सुने हैं क्या सबने? फ्लोरोसेंट कलर्स, ठीक है, फ्लोरोसेंट कलर्स तुम लोगों ने देखे होंगे। एंड अब अगर वहां पे वीडियो में देखोगे तो तुम लोगों को जो कलर दिख रहा है वो फ्लोरोसेंट ग्रीन है। ठीक है, या फिर नियॉन ग्रीन, नियॉन ग्रीन दिख रहा होगा तुम लोगों को। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट वैसे के वैसे ही तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। फिफ्थ पॉइंट, कैथोड रेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में काम आएगा। कैथोड रेज कैन बी पास्ड, कैन बी पास्ड थ्रू थिन शीट्स ऑफ, किसी ने तो मुझे ऊपर ही पूछा था कि सर वो एनोड के पीछे कैसे जा रहा है, तो दे कैन बी पास्ड थ्रू थिन शीट्स ऑफ मेटल्स और एल्यूमिनियम। ठीक है, एल मतलब एल्यूमिनियम। ठीक है, तो देखो अगर तुम लोगों के पास एकदम पतली सी, तुम लोगों के पास एकदम ऐसे पतली सी एल्यूमिनियम की शीट होगी, ठीक है, दिख रहा है एकदम पतली हो गई वो। ठीक है, तो अगर ऐसे एकदम थिन एल्यूमिनियम की शीट है, ऑयल है, तो ऐसे टाइम पे इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जो है इट कैन पास क्वाइट इजीली, इट कैन पास क्वाइट इजीली। गाइस फील कर पा रहे हो ये? तो शायद ये, हाँ, रदरफोर्ड गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट भी ऐसे ही टाइप का था, करेक्ट बोल रहे हो। ठीक है, तो अब इसे अगर तुम लोग फील नहीं कर पा रहे हो तो तुम लोग एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ जिससे तुम लोगों को अच्छी खासी फीलिंग आ जाएगी। समझ लो कि तुम लोगों के डैड की या फिर किसी घर में किसी की ट्रांसफर हो गई, या फिर तुम लोग किसी हॉस्टल में रहने जा रहे हो। ठीक है, तुम लोग अपना घर छोड़ के जा रहे हो, तुम लोगों की पूरी फैमिली तुम लोगों के साथ जा रही है, एंड तुम लोगों को वहां पे टेनेंट नहीं रखना है, किसी को रेंट पे नहीं रखना है, एंड तुम लोग उसको लॉक करके जाने वाले हो। अब तुम लोगों ने घर को अच्छे से लॉक कर दिया, हर एक दरवाजे खिड़की सब कुछ बंद करके रख दी, टॉयलेट के दरवाजे हर एक चीज बंद करके रख दी है। बट एक साल के बाद तुम लोग वापिस आए, तुम लोगों को एक्सपेक्टेड क्या है, घर अच्छे से बन के आता, घर वैसे के वैसे नीट एंड टाइडी रहेगा, तुम लोगों को वो एग्जैक्टली वैसे जैसे तुम लोग छोड़ के गए थे नीट एंड टाइडी वैसे ही दिखेगा क्या? तुम लोगों को वो एग्जैक्टली नीट एंड टाइडी दिखेगा क्या? बिल्कुल नहीं, इट विल लुक डस्टी। उसके अंदर बहुत सारी डस्ट रहेगी, करेक्ट या नहीं? धूल मिट्टी से वो भरा पड़ा रहेगा, इट विल बी कवर्ड विद डस्ट, करेक्ट बोल रहे हो सब जन? तो अब मुझे बताओ वो डस्ट क्यों आई, वो डस्ट क्यों आई या फिर कैसे आई, डस्ट कैसे आई, डस्ट कहाँ से या फिर कैसे आई? क्रैक्स में से, छोटे छोटे ओपनिंग्स में से आई। ठीक है, दरवाजे के नीचे भी थोड़ी सी ओपनिंग रह जाती है, खिड़कियों के बीच में भी थोड़ी सी ओपनिंग रहती है, तो वो छोटे छोटे ओपनिंग्स में से आए। परफेक्ट, तो वैसे ही, तो वैसे ही
यहाँ पर भी मेटल के अंदर मेटल के जो एटम्स रहते हैं, मेटल के जो एटम्स रहते हैं, इनके अंदर बहुत सारी फ्री स्पेस रहती है। ये हम लोग रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, बट इनके अंदर बहुत सारी खाली स्पेस रहती है और अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से डायरेक्ट ऐसे पास हो सकते हैं। एनी डाउट गाइस? इलेक्ट्रॉन उनके खाली स्पेस में से बाहर निकल सकते हैं। ओके, बट मुझे बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम लोगों को ये एक्सपेक्टेड है क्या कि तुम लोगों ने दरवाजा ओपन किया और तुम लोगों के दरवाजे में से ऐसे पिजन्स उड़ के जा रहे हैं, क्रोज उड़ के जा रहे हैं, बैट्स बाहर निकल रहे हैं, ऐसे होता है क्या? कोई कबूतर ऐसे उड़ के चला गया दरवाजा ओपन करते ही हुए? तो नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। करेक्ट, दिस विल बी हॉरिफिक। करेक्ट बोल रहे हो। तो ऐसा होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। अब मुझे बताओ, अंदर धूल आ सकती है, मतलब डस्ट पार्टिकल्स दे कैन कम इनसाइड आवर हाउस, दे कैन कम इनसाइड अ लॉक्ड क्लोज्ड हाउस, बट pigeons और बर्ड्स कैनॉट कम। व्हाई? हाँ, वो ऐसे भूत बंगले में होता है, करेक्ट, बट तुम लोगों के क्लोज रूम में नहीं आ सकता। इसका रीजन क्या है? तो बर्ड्स आर नॉट स्मॉल इनफ। करेक्ट बोल रहे हो, बहुत बड़े रहते हैं। तो यही कंसेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में यूज करने वाले। तो ये भूलोगे तो नहीं ना कि साइज की वजह से वो आर पार नहीं जा पाते बर्ड्स? मतलब ऐसे कभी होता है क्या कि देखो, तुम लोगों के बंद खिड़की में से 10 पार्टिकल छोटे छोटे ओपनिंग में से बाहर आ सकते हैं, बट कभी ऐसे होता है क्या कि बड़ा सा ऐसे कबूतर आया और खिड़की के अंदर से इधर से जाके इधर बाहर निकल गया? ऐसे होता है क्या? नहीं होता, बराबर। अगर वो आया तो इट विल बिकम वेरी फनी, ठीक है, बट वो ऐसा एक्चुअली होता नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये पांचवा पॉइंट जरा इंपॉर्टेंट है, मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा का टाइम भी लिया, ठीक है, जो हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में काम आएगा, याद रखना। तो नेक्स्ट, सिक्स पॉइंट, दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट। नाउ व्हाट इज अ फोटोग्राफिक प्लेट? हम लोगों ने बचपन में फोटोज, अगर तुम लोगों ने वो डब्बा कैमरा में निकाले रहेंगे, ठीक है, आजकल के नए फोन के कैमरास में नहीं, तो एक जमाने में हम लोग रोल यूज करते थे, पता है? रोल यूज करते थे, किसी ने देखा है वो? ओके, तो रोल जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, अगर तुम लोग के पास रहेगा तो वेरी नाइस, अच्छी बात है। कोडक का रोल आता था, दैट इज कॉल्ड एज फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फोटोग्राफिक प्लेट। एजीबीआर का रहता है, पोलरॉइड्स में यूज होता है, करेक्ट बोल रहे हो। तो दैट इज कॉल्ड एज फोटोग्राफिक प्लेट। एंड फोटोग्राफिक प्लेट में अगर तुम लोगों ने लाइट रख दी, तुम लोगों ने भी देखा है कि नया नया रोल आया और तुम लोग ऐसे जप करके खोल दिया, ऐसे होता है क्या? लाइट के कांटेक्ट में आते ही वो खराब हो जाएगा। सिमिलरली, सिमिलरली कैथोड रेज के कांटेक्ट में, हाँ, सिमिलरली कैथोड रेज के कांटेक्ट में अगर फोटोग्राफिक प्लेट आ गई तो वो अफेक्ट हो जाती है, मतलब वो खराब हो जाती है, उसके ऊपर स्पॉट्स आ जाएंगे कैथोड रेज के, ठीक है। तो दिस पॉइंट इज नॉट दैट, सी, ये पूरी थियरी है, तो अभी के लिए तो तुम लोगों को सिर्फ थियरी याद रखनी है। दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट मतलब क्या? तो हम लोग जैसे पिक्चर निकालते हैं अपनी, वैसे तुम लोगों को कैथोड रेज का एक पिक्चर मिलेगा, नथिंग एल्स, ठीक है। हाँ, दे आर काइंड ऑफ सिमिलर टू एक्सरेज, करेक्ट बोल रहे हो। अब सेवन पॉइंट, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो उनकी जनरल प्रॉपर्टीज मतलब क्या? तो पहले तो चार्ज ऑन कैथोड रेज, उनके ऊपर का चार्ज, ठीक है। चार्ज ऑन कैथोड रेज को हम लोग चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ऐसे भी बोल सकते हैं। एंड चार्ज ऑन कैथोड रेज इज 1.6 इनटू 10 रेज टू -19 कूलम, ठीक है। ये वाली तुम लोगों को एग्जैक्टली याद रखनी है, ठीक है। मतलब एग्जाम में ये दी रही होगी, बट अगर हम लोगों को पता होगा तो अच्छी बात है, ये तुम लोगों को केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों जगह पे बहुत बार यूज होगी, तो तुम लोगों को ये याद रखना ही है। गाइस, एनी डाउट? इसी क्वांटिटी को हम लोग बोलते हैं 1e। 1e मतलब क्या? तो चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कैथोड रेज का मास, उनका मास, इसे हम लोग बोलेंगे me, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, एंड विच इज नथिंग बट 9.1 into 10 raised to -31 kg, ठीक है। तो ये भी तुम लोगों को याद रखना है, एग्जाम में दिया होगा। बट केमिस्ट्री मैथ्स, केमिस्ट्री में मतलब फिजिकल केमिस्ट्री जो अभी हम लोग देख रहे हैं, एंड फिजिक्स, मैंने गलती से मैथ्स बोल दिया था, और फिजिक्स, इनमें ये पूछा जाएगा, बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बार यूज होता है। तो इट इज बेटर दैट वी विल रिमेंबर इट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक चार्ज रेशो। स्पेसिफिक चार्ज रेशो। Now, what is the meaning of specific charge ratio? So, specific charge ratio is nothing but QE upon ME, QE upon ME, and it is nothing but charge on, specific charge ratio is nothing but charge on 1 kg of substance, charge on 1 kg of substance, and इसका अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो
QE is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb divided by 9.1 into 10 raised to minus 31 kg, and इसका आंसर this comes around 1.76 into 10 raised to 11 कूलम पर kg। एक kg इलेक्ट्रॉन क्यूब पर इतना ज्यादा चार्ज रहता है 10 raised to 11 के फैक्टर का, ठीक है। तो गाइस ये 7 पॉइंट तुम लोगों को कैथोड रेस के बारे में याद रखने ही है, एंड इस तरह से इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी। अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछो, अगर कुछ डाउट होगा तो प्लीज पूछो। ओके, तो गाइस लेफ्ट मत होना, जस्ट अ मिनट।